तो आपकी फैमिली में सब जो है वो TEDx स्पीच दे चुके हैं। जी, बड़े ख्वाब देखना, किस तरह आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, ये साइकोलॉजी में आता है। जैसे कि अक्सर यूट्यूबर्स होते हैं, जो है वो कहीं देहात में बैठ के घर में खाना बना रहा है। आप शायरी सिर्फ इमरान खान की वजह से लिखी है या क्या नौमी के वाले से आपका क्या मौका से, साइकेट्री के पर्सपेक्टिव से जो है मैंने उस चीज को देखा हो कि अच्छा ये चीज वाकई इस तरह से है या नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज प्रेजेंट होती है। तो ये तो थेरेपी करते हैं, ये क्या है? और उसको कहेंगे जी ये देखें चीजें आप सही नहीं कर रहे, तो वो तो पहले ही हवाओं में कि जिंदगी तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे बेहतर तो इंसान मर जाए, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक हद तक ये ठीक है, यही नहीं पता लगा कि अभी तक बड़ा प्यार का रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैफ़र शफ़ास में और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मुझे, मेरे गेस्ट को और मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। अगर आपने एक शेर इकबाल का सुना है कि नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, और जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों के हवाले से जितने भी अशार लिखे गए, आज के हमारे जो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सारे इन्हीं के लिए लिखे गए और हम जैसे नौजवानों के लिए लिखे गए जो कि अपना किरदार निभाने के लिए, अदा करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप ये देखा करते हैं कि हमारी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ शोबा हजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत आती हैं और अपने जज्बात, एहसासात हमारे साथ भी शेयर करते हैं और उसके साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जो हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका किरदार नौजवानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसके बाद से यहाँ रुके ही नहीं, नौजवानों के लिए, लोगों के लिए मशअल राह हैं। और भी बड़ा बड़ा कुछ कहने के लिए मेरे पास है, लेकिन मैं बिला ताखीर इनके पास जाता हूँ और जब जब मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या करते हैं। मुझे यहाँ से अचानक से याद आ गया कि ये शायरी भी करते हैं, PTI के बड़े जियाले हैं और PTI के जितने भी ऑफिशियल पेज हैं वहाँ पर अगर आपको आजकल शायरी और ऊपर के टिकटॉक में या कहीं पर भी मिलती है इमरान खान की तस्वीर के ऊपर, तो नीचे एक नाम बड़ा प्यारा सा दर्ज होता है। उसी नाम को बोलते हुए गेस्ट की जानिब चलूंगा, सलमान अहमद अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़फ़र, बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो तारुफ कराया, एक तो उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया, फिर मुझे बुलाने का शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी जो पॉडकास्ट है ये बहुत अरसे से पेंडिंग है। जी। लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर है, मुअय्यन है, तो आज ये वक्त था तो हम दोनों भाई बैठ गए। असल में पेंडिंग इस वजह से थी, मैं अपना तारुफ लिख रहा था। आप तारुफ लिख रहे थे? मैं तारुफ लिख रहा था। मैंने कहा कि एक दफा तारुफ में चीजें आ जाएं। अगर क्योंकि देखें, आप अगर मुझे पहले बुला लेते तो उस टाइम आप ये नहीं कह सकते थे कि इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। ओके, बड़ी प्यारी बात की है। अब आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन की है। ओके। अच्छा, ये ग्रेजुएशन, अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट और जोक्स अपार्ट, हम एक चीज देखें कि सलमान अहमद अवान की, मैंने नाम से बोला है जी, क्योंकि इनके भाई जो हैं अली अहमद अवान में अक्सर मिक्स कर देता हूँ, तो माशाल्लाह पूरी फैमिली बड़ा प्यारा काम कर रही है नौजवानों के लिए भी। तो इन्होंने जो वीडियोस बनाते थे यूट्यूब के ऊपर आप, और वो आपने काम छोड़ दिया, उनकी रीच बड़ी अच्छी है, व्यूअरशिप बड़ी अच्छी है, लेकिन इन्होंने मैं ये देखा करता हूँ कि नौजवानों को अगर चीज लग गई ना कि हमारा ये काम बड़ा अच्छा, सिर्फ सिर्फ यही करते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे थे वो कर रहे हैं बस काम, तो ये नहीं देखते कि हमारा जो पिछला काम है, स्टडीज वगैरह वो रुक जाती हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, अपना वो काम कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन कंटिन्यू की और उसके बाद अब दोबारा से जो है वीडियो स्टार्ट किया है। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बेड़ा उठा लेना, और कहीं ना कहीं डर भी होता है कि इस डगर पर चलते चलते कहीं गिर ना जाऊं, तो इसकी क्या वजह है? गिर ना जाऊं की। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी 9 साल की उम्र में बनाई थी, न्यूज़ प्रेजेंट की थी और उस टाइम वो पहला इंटरेक्शन था कैमरा के साथ। ओके। तो मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल होता था, वो हमने लगाया किसी ट्राइपॉड पे, या बल्कि शायद ट्राइपॉड तो नहीं था, वो किसी चीज से शायद बांध दिया होगा। सही। तो पीछे एक सीनरी लगी हुई थी और उसमें वीडियो हमने रिकॉर्ड की कि जिसमें मैं खबरें पढ़ रहा हूँ। तो वो मुझे भी याद है कि जी जुल्करनैन हैदर ने कहा है कि मेरा वापसी का कोई, तो उस टाइम जुल्करनैन हैदर क्रिकेटर थे, तो इस तरह की खबरें थी। तो फिर 14 साल की उम्र मैंने जो है वो अपना बाकायदा तौर पे स्टार्ट किया। सही। कि भाई एजुकेशनल वीडियो बनानी है। ओके। उसमें जैसे आपने बात की कि जो बेसिकली उस टाइम जो था वो ये था कि जो भी हम सीख रहे हैं, यानी एक इंसान जो है वो, एक बच्चा अगर 5-6 साल का है और वो ABCD सीख रहा है, तो वो भी अगर वो बता दे दूसरे को कि जी A फॉर एप्पल तो B फॉर बॉल, तो वो भी बड़ा काम है। अगर उससे कोई 3 साल का बच्चा जो है वो सीख ले, तो उस टाइम ये था कि
जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं जिंदगी में, कोई नौजवानों के हवाले से कोई बात है, पढ़ाई के हवाले से कोई बात है, सेल्फ हेल्प की कोई बात है, तो वो लोगों तक पहुंचाएं। और उससे उस टाइम बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उस टाइम काम ही नहीं होता था। यानी कि यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर का भी कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम। आज से मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर वो काम जो था उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से वो काम जो है वो आगे चलता रहा माशाल्लाह। और वो जो एक मेन सोच थी कि भाई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो जो है वो अभी तक चल रहा है। सही। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी जोली सी है, तो इसके पीछे क्या राज है कि लाइक बैलेंस रहे चीज़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुश काम भी है जो आप कर रहे हैं। हाँ, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आप सही कह रहे हैं कि वो इस तरह की है, शुगर मिले वाली। सही है। तो जो काम है वो साइकोलॉजी का ज़्यादा सीरियस काम है। आपकी एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल है, लाइक वी वर स्टडीइंग यू लास्ट नाइट, और हम चीज़ें देख रहे थे, तो आपकी वो 3.3 मिलियन लाइक उस पे गए, मज़ाहिया तकरीर जो आपने किया, लाइक मेरी पिक्चर ले रहे हैं, तो बड़ा मजे की थी वो। सही। अच्छा, तो उसमें मेरा जो है ना वो ये होता है कि एक टीचर जो है ना, जैसे तो वो एक स्टूडेंट को टीचर वही पसंद आता है कि जो कि शुगर मेले में भी बात कर रहा होता है, उसके क्लास में शुगर मेला लग रहा होता है, कोई बोरियत की फील नहीं होती, कोई ये फील नहीं होता भाई अच्छा ये क्लास में बैठना पड़ेगा, ये तरह से बैठना पड़ेगा। तो वो 2018 की स्पीच है। तो उस टाइम मेरे ज़हन में यही सोच थी कि भाई अगर एक मोटिवेशन स्पीकर आप कन्वेंशनल स्टाइल में अगर करते रहें, तो एक बड़ा सा सीरियस सा मुंह बना के आप अगर ये कह रहे हैं कि जी देखें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको नतीजा मिलेगा, या आप बड़े मकसद की तरफ जाएं और ये करें, तो वहां से मुझे लगा कि अगर इस तरह से काम होता रहेगा तो शायद इसकी ऑडियंस की जो रिटेंशन है वो कम है। यानी कि एक बंदा जैसे यूट्यूब के ऊपर हम करते हैं काम, तो उसमें एक वीडियो जो है वो अगर एक शख्स ने स्टार्ट की है और कोई सीरियस वीडियो है तो वो 5% देखेगा, 10% देखेगा, 10-15 सेकंड देखेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। तो इस जो मेरी स्पीच है इसकी रिटेंशन भी काफी ज्यादा रही। ठीक। और इसमें मेरा जो ज़हन में चीज़ थी वो ये थी कि अगर शुगर मेले में भी कोई बात की जाए और एक बात में ह्यूमर का तड़का लगा दिया जाए, तो उससे होगा क्या कि वो जो शख्स एक सीरियस बात भी सुन रहा है वो सुनता रहेगा कि उसको साथ साथ वो शुगर मेला मिल रहा है, और उसकी वो जो सीरियसनेस है वो उसको नहीं मिल रही कि जी इसमें मुझे इसी तरह से सुनना है या इस तरह से। तो वो एक जो चीज़ थी ना वो मेरे ज़हन में उस टाइम भी थी, और वो मेरे ज़हन में इस टाइम भी है कि अगर आपने काम करना है और आपने एजुकेशनल काम लोगों तक पहुंचाना है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको लाने पड़ेगी। ह्यूमर पैदा कर दें, किसी तरह से उनके लेवल के ऊपर आके बात करें। सही है। इस तरह से बात करें कि वो जो है ना वो बात को समझ लें। लाइक आपको अगर मुश्किल वर्ड्स पता है तो आप उसको हल्के अंदाज में बता दें। हाँ सही बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल कोई स्किल कोई इस तरह के लफ्ज है, कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल लफ्ज है, कोई इंग्लिश के लफ्ज है, तो आप दूसरे को जब बताएं तो इस तरह से बताएं कि भाई उसको लगे कि अच्छा भाई ये मेरे हवाले से कोई बात हो रही है, यानी कि कोई इस तरह की बात है जो कि मैंने इस तरह के अल्फाज पहले सुने हुए। सही है। तो वो जब आप उस लेवल के ऊपर आएंगे तो कनेक्शन एक डेवलप होता है। ठीक। अच्छा, तो ये जो अवार्ड्स का जो सीन हम देख रहे थे कि आपको यूथ अवार्ड भी मिला हुआ है, इस तरह के और भी अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो ये आप लाइक आपने बता तो दिया कि आप 9 साल की उम्र से ही जो है ना वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो कंपटीशंस में भी हिस्सा लेते रहे कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी? मैंने जिंदगी में एक दफा डिबेट में कंपटीशन में हिस्सा लिया। अच्छा। और वो लिया था, मैं कैथेड्रल स्कूल में पढ़ा था 2014 में, तो उस टाइम में था मेरे ख्याल से 8th क्लास में। ठीक है। तो वहाँ पे तो उसमें भी एक दफा मैंने हिस्सा लिया, उसमें फर्स्ट आ गए माशाल्लाह। फिर मैंने कहा अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहिए नीचे ना आज। हाँ ओके। तो उसके बाद फिर मैंने उसके बाद फिर स्कूल चेंज हो गया, फिर उसके बाद पढ़ाई के ऊपर फोकस या अपनी वीडियोस की तरफ फोकस। तो फिर उस तरफ मैं गया ही नहीं कि जहाँ पे आप किसी कंपटीशन में जाएं और आप जो है वो किसी एक टॉपिक को पकड़ के और एक आप उसमें फिक्स्ड को बात कर रहे हो, तो उस तरफ फिर मेरा कोई बहुत ज्यादा रुझान रहा ही नहीं। रुझान रहा कि जो चीजें नई सीखें उसमें किसी कंपटीशन में जाने की बजाय कि जिसमें आपने वही बात करनी है जो कि आपसे मांगी जाए, या वही बात करनी है जिससे आपको अवार्ड मिले, तो आप बात वो करेंगे जो कि लोगों तक पहुंचे या ज्यादा लोगों तक पहुंचे या लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सही। तो आपने कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाई थी, क्योंकि मैं और सलमान बड़े पुराने दोस्त हैं और हम एक दूसरे की चीजें देखते रहते हैं। तो आपकी फैमिली में सब जो है वो टेडक्स स्पीच दे चुके हैं, आप रह गए हैं। तो कब देख रहे हैं हम आपको वहाँ पर? बहुत जल्द आप देखें इंशाल्लाह। हो सकता है मेरी पॉडकास्ट के बाद देख लिया जाए। शुगर लगा दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की कि जरूरी नहीं है कि उस चीज को देखा जाए और लोगों की जो नीच है उनको
बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए तो वही तभी हमें बड़ा इंटेलेक्चुअल समझा जाएगा। लाइक आप देखते हैं ना कि हम अगर किसी जगह पर बैठे हैं और वहां जाकर स्पीच दे रहे हैं, बात कर रहे हैं और हम कोई मुश्किल अल्फाज यूज करेंगे ना, अगला बंदा कहेगा भाई क्या बात है, इतने इसकी स्टडी चेक करें, इसकी वोकैबुलरी चेक करें, इसका अंदाज चेक करें, इतना मुश्किल वर्ड बोल भी गया। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं वर्ड फंस भी जाता होता है, तो लेकिन वो उसको अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए तरीके से, प्यारे अंदाज में, लाइक अगले बंदे को समझ भी आए, वो पहुंचा दिया जाए, तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। यूथ के वाले से आप जो काम कर रहे हैं, एक तो मोटिवेशनल स्पीकिंग अलग है, इंस्पिरेशन अलग है, ठीक है, उसको भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी साइकोलॉजी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर जो वीडियोस बना रहे हैं वो भी लेकर चल रहे हैं। इन दोनों को बैलेंस किस तरह कर रहे हैं? लाइक वो उन दोनों को कंक्लूड कर रहे हैं एक साथ पे या मिक्सअप लेकर चल रहे हैं? अच्छा, जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से जो टॉपिक्स है ना, वो बेसिकली टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के। ओके, बड़े ख्वाब देखना, खुश रहना, अच्छी आदतें बनाना, आप बुरी आदतों को खत्म करना, अब ये सारी साइकोलॉजी के टर्म्स हैं। सही, यानी कि किस तरह से आपने आदत को बनाना है, ये साइकोलॉजी में आता है। किस तरह से बुरी आदतों को खत्म करना है, ये साइकोलॉजी में आता है। किस तरह आपने खुश रहना है, ये साइकोलॉजी में आता है। किस तरह आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, ये साइकोलॉजी में आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो कि बेसिकली मोटिवेशन स्पीकिंग में आते हैं। तो मेरा जो इससे पहले का काम था वो सारा मोटिवेशन स्पीकिंग या उसमें साइकोलॉजी के हवाले से चीज़ें। अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो जो बिल्कुल साइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के जी, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। अक्सर दोस्त बैठ के कह रहे होते हैं यार आज मुझे डिप्रेशन हो गया। तो अब डिप्रेशन वाकई लोगों को बताना कि होता क्या है, क्योंकि ये क्लिनिकल टर्म है। स्ट्रेस और चीज़ है, डिप्रेशन और चीज़ है, ठीक है। तो डिप्रेशन के हवाले से लोगों को बताया जाए और एंजाइटी या मुख्तलिफ जो मसाइल हैं। तो ये जो, जैसे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो मोटिवेशन स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। इंस्पायरेशनल स्पीकिंग या इंस्पायर करना दूसरे को ये है कि आपने खुद भी वो काम किया और उससे लोग जो है इंस्पायर हुए। सही। और साइकोलॉजी जो है वो ये है कि आपने नफ्सियात के पहलुओं को सामने रखा। तो मेरा तीनों की तरफ रुझान रहा है। खुद जिंदगी में अगर कोई शख्स ये देखे कि जी 14 साल का लड़का एक उस टाइम उठा और उसने काम स्टार्ट किया, तो वो देख के नौजवान इंस्पायर भी हो सकते हैं कि अच्छा इसने ये अगर 7-8 साल से कोई काम कर रहा है। और क्योंकि इस वक्त तो देखा जाता है ना कि 22 साल की उम्र में आपने डिग्री मुकम्मल की तो उसके बाद ही आप फील्ड में आएंगे। उससे पहले तो एक बच्चे से कोई इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ये होता है कि जी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर ले, 22 साल की उम्र तक डिग्री कर ले, डिग्री करने के बाद कोई फील्ड में आए, कोई कहीं पे जॉब उसको मिल जाए या कहीं पे वो काम कर रहा हो। तो जब आप उसमें एक टाइम से पहले आते हैं ये देखते हुए कि अच्छा मुझे भी 7-8 साल हैं फील्ड में जाने में, तो 7-8 साल पहले मैं काम स्टार्ट कर दूं कि जब तक मैं डिग्री मुकम्मल करूं तो मेरी एक पहचान बनी हो। तो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग ये कहाँ से आई है? लाइक हमारे नौजवानों में देखा जा रहा है वो प्लानिंग नहीं करते, वो पता कहते हैं अल्लाह तवक्कल अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तो कह रहा है कि आप करो, मैं साथ दूंगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मतलब घर बैठ जाओ और वो घर बैठे जो है ना वो बस सोचे जो हो जाएगा। अच्छा, ये प्लानिंग तो कर रहे हैं ना आप, तो आपके प्लानिंग बिल्ट इन आई है? क्योंकि इसका एक वो जरासीम हम यूज करते हैं वर्ड्स, हमारे जेनेटिक जरासीम होते हैं, वो चीज तो आप में माशाल्लाह वो देखी जाती है आपकी फैमिली में। यहाँ बाद में वो चीजें जो है ना वो आपने और बिल्डअप की। मेरे ख्याल से जीन्स में भी ये चीज जो है ना वो आई, यानी कि बड़े ख्वाब देखना, बड़े काम करना, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की तरफ जाना। सही। तो उसमें जिससे मेरे फादर की भी जो स्टोरी है जी, तो उसमें डबल डिसेबिलिटी के साथ उसके बावजूद जो है वो काम इस तरह करना कि उसमें फिर कामयाबियों का हासिल करना। तो ये जो चीज़ है वो जीन्स में भी है। और साथ फिर बचपन से जब ट्रेनिंग इस तरह की हो रही थी, जब चीज़ें हम सीख इस तरह से रहे थे, तो फिर जब आप सीख रहे होते हैं तो फिर आप जो है वो, क्योंकि फादर को देखना, यानी मैं बचपन से देख रहा था कि कहीं पे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अबू के साथ, तो वहाँ पर जाके अबू स्पीच कर रहे हैं और आप जो है वो साथ बैठे हुए। तो वो अब जब एक 6-7-8 साल का बच्चा ही देखेगा कि आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं और उसमें जाके उनको बात करते हुए देख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये बात करना या लोगों को इस तरह से जो है उसमें जज्बा पैदा करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। तो मेरे ख्याल से वो देख के भी एक इंसान जो है ना वो सीख रहा होता है। यानी साइकोलॉजी में भी जो चीज़ है कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, आप जो लोगों से सीखते हैं, तो उस तरह से आपके फिर बिहेवियर्स भी बनते चले जाते हैं। जैसे ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जैसे कि आप वालिद साहब का जिक्र किया, मोहसिन नवाज साहब जी, बड़ा मेंटोर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और बड़ी बातें उनकी दिल पे घर घर जाती हैं माशाल्लाह से। तो देखा ही जा रहा है कि हम अगर
हमारी फैमिली मेंबर्स में ऐसा मैं वो चीज को रिलेट कर सकता हूँ, जिस तरह कि आपने कहा ना वालिद साहब के साथ जाते थे प्रोग्राम में, भी ऐसे ही करता था, जाता था, देखता था, बड़ा शौक हुआ कि अच्छा यार वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों की बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं वालिद साहब को देखता था, मैं कहता था यार अभी जस्ट वी केम और जाकर वो जो है ना वो स्पीच शुरू कर दी उन्होंने, वो बोली जा रहे हैं, हम हैरान होते थे, ऑब्वियसली बाशऊर नहीं थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनकी एक स्ट्रगल है, उन्होंने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। और उसके बाद मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि नौजवान नस्ल जो ये कहती है हमें मौके मुयस्सर नहीं है, हमारे पास ऐसे इर्द गिर्द में जो है ना वो लोग मुयस्सर नहीं है, हमारे पेरेंट्स जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, या हमें ऐसी गैदरिंग मुयस्सर नहीं आ रही है, तो बेसिकली तो ऐसा ही है कि इनकी वजह से ही हम सीख रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं, हम इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। वो अगर आज़म मकासद, वो मोटी मोटी बातें, वो चीजों को देखना, वो चीजों को ऑब्जर्व करना, कीन ऑब्जर्वर बनकर देखना। अच्छा, ये लेकिन फिर वो कैसे है, ये कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर तो शायद होता है, यानी कि अगर हम एक बड़े कैनवस के ऊपर देखें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हुज़ैफा अशरफ की जिंदगी में उनके फादर को जब उन्होंने देखा तो वो एक उसका इम्पैक्ट आया, या सलमान अहमद की जिंदगी में जब मैंने मोहसिन नवाज़ साहब को देखा तो एक इम्पैक्ट आया, तो ये बड़े लेवल के ऊपर तो शायद होता है। लेकिन छोटे लेवल के ऊपर क्या आज आपके फादर को पता है कि आपने सलमान अहमद के साथ पॉडकास्ट करनी है या नहीं करनी, या क्या आज आपने जो सवाल लिखे वो आपने उनसे लिखवा के लाए या नहीं लिखवा के लाए, क्या आज जो आप काम कर रहे होते हैं वो एक एक चीज उनके कहे पे कर रहे होते हैं, उनसे प्रूव करवा रहे होते हैं या उनसे लिखवा रहे होते हैं या नहीं। तो आज जो मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें वो ये नहीं होता कि मैं कंटेंट अपने फादर से लिखवाऊं या मैं कोई चीज, वो इनिशियल लेवल था, हाँ, वो एक ओवरऑल उसमें होता है कि, लेकिन उसमें आप यानी अगर आप ये कोई शख्स ये कहे कि मेरे फादर ने कोई इस तरह का काम नहीं किया हुआ, या मैं फादर मुझे घर में इस तरह का माहौल नहीं मिला हुआ कि वो पढ़े लिखे हों या वो कोई ये काम कर रहे हो तो मैं उसमें, तो वो तो एक बड़े शायद एक बड़े लेवल के ऊपर या एक उसका तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट शायद होता है। सही है। लेकिन आप जैसे कि YouTube से सीख रहे होते हैं, गूगल आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो हम भी जो काम कर रहे होते हैं तो वो सोशल मीडिया के हवाले से, तो हम सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हैं या हम लोगों से भी सीख रहे होते हैं, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं, तो वो जो आपकी एक डे टू डे लाइफ के अंदर है चीज़ें, या आज अगर आप किसी शख्स ने वीडियो बनानी है साइकोलॉजी के ऊपर, तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स में वो चीज़ मौजूद हो या उसको पीछे से वो जीन्स के अंदर वो चीज़ें मिली हों, अब बल्कि वो आप उसमें सीख सकते हैं और आप उसमें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यानी इस चीज़ का कहना कि हमें मौके नहीं है, जैसे कि अक्सर यूट्यूबर्स होते हैं कि जो कि जिन लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैंने यूट्यूबर बनना है, लेकिन वो स्टार्ट से नहीं करते कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, और हम फिर दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि एक शख्स जो है वो कहीं देहात में बैठ के घर में खाना बना रहा है, तो और वो वायरल है, वो उनसे ज्यादा वायरल है जिनके पास कैमरे हैं। यस, वो लाखों कमा भी रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, और उनके पास सिर्फ ये कि ये एक आइडिया था कि भाई घर में खाना बनाया जा सकता है और वो खाना बनाते हुए लोगों को दिखाया जा सकता है, तो मैं यानी कि अगर इस तरह का काम करूं तो वो चलेगा। तो इस लिहाज से आप देखें कि शायद इस वक्त जो कोई शख्स देहात में बैठा है और मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहा है, उसका मेरे ख्याल से ज्यादा व्यूअर्स हैं बनिस्बत उसके जो कि एक बकायदा सेटअप लेके बैठा हुआ है। तो उसमें मुझे जितना लगता है, जितना मैंने यूट्यूब फेसबुक देखा है, मुझे लगता है कि एक काम जितना रैंडम होगा और जितना वो शायद अनप्रोफेशनल उस लिहाज से होगा कि जिसमें ज्यादा वो जो साइंसी चीजें हैं वो कम यूज हुई होंगी, जितना एक इंसान अपनी जिंदगी के करीब तरीन चीज को देखेगा, मसनूई चीजें ना हो, हाँ, नेचुरल चीजें हो, जितने टॉपिक्स इस तरह के होंगे कि जो कि आपकी लाइफ के रिलेटेड है। अगर आपको बहुत ज्यादा साइंसी बात या बहुत ज्यादा इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो वो उसमें हम ये तो बात एक फैक्ट है कि एजुकेशनल चीज के शायद कम व्यूज आते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीज है तो उसकी एक अलग से ऑडियंस तो जरूर बन जाती है, लेकिन जो है जितनी चीज रैंडम होगी उतने व्यूज वगैरह ज्यादा। तो ये जो है अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाते हैं तो वहां पे एक बंदा कामयाब होने के लिए कहीं पे आपको बहुत ज्यादा इस चीज का मेरा नहीं ख्याल कि उसको जरूरत है कि आप पीछे से को भी, क्योंकि देखिए जो मेरा नजरिया है वो ये है कि एक बंदे के वालिद साहब के पास 1 करोड़ थे, अब उसने 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख कर लिए, तो ये कुछ सक्सेस स्टोरी बनती नहीं है। एक बंदे के पास नहीं कुछ था और उसने 1 करोड़ कमा लिया, ये एक सक्सेस स्टोरी है, प्यारी बात। तो अब ये जो चीज है ना, इस वजह से हम देखते हैं कि वो अक्सर लोग बात ही कर रहे होते हैं कि भाई जो भी शख्स कामयाब होता है वो कहता है कि जी मैं इधर से उठ के आया हूँ, कि जो भी शख्स कामयाब होता है वो पीछे से अपनी स्टोरी बना लेता है। सही, मेरे ख्याल से स्टोरी बनती है उसकी है जो कि कामयाब होता है, और स्टोरी बनती है उसकी है जिसने नाकामी देखी होती है। तो जब एक इंसान नाकामी से कामयाबी तक जाता है तो वो स्टोरी है, कामयाबी में थोड़ी सी कामयाबी और ऐड कर लेना वो स्टोरी नहीं है। तो इसमें जितना आप कामयाब, तो फिर यही है ना कि कामयाब है, हाँ, लाइक कामयाब थे और कामयाब है, स्ट्रगल तो ये है कि कामयाब बनना है बस। तो उसमें आप जितना एक निचले लेवल से आएंगे
ये जितना एक इंसान में, यानी मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसको लगता है कि जी मेरे पास मौके नहीं है, या मैं जो हूँ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, या मैं जो हूँ मेरे पास वो स्कोप नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है वो अगर नाउम्मीद हो जाता है, तो उसके लिए तो सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी कामयाबी की स्टोरी बनानी है तो उसमें स्टोरी बननी ही आपकी है। सही। आप साइकोलॉजिस्ट ही बनने क्यों आए? साइकोलॉजी में यानी बचपन से ये एक फील्ड पसंद आई थी। अच्छा, यानी कि इम्पोज नहीं किया किसी ने? नहीं। अच्छा, इम्पोज नहीं किया गया, बल्कि अक्सर जब बात इस तरह की होती थी कि भाई दोनों भाइयों में कोई भाई जो है वो दूसरी फील्ड में चला जाए, तो फिर मैं कहता था कि अली चला जाए, अली कहता था मैं चला जाऊँ, तो फिर दोनों हम कहते थे कि नहीं, करना तो काम साइकोलॉजी का है। और उसमें क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की थी कि इसमें एक तो आप अगर देखें साइकोलॉजी में स्टैट्स उठा के देखें, तो मैं जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे 35 स्टूडेंट्स अगर हैं तो शायद 3-4 लड़के हैं। अच्छा। और 30 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हाँ। तो इसमें एक तो लड़कों की कमी भी है। सही। प्लस इसमें एक ओवरऑल कमी है। अच्छा, इसकी क्या वजह है, लड़कियां ज्यादा क्यों है इसमें फील्ड में? कुछ फील्ड में बगैर तो समझा जाता है कि जैसे कि टीचिंग की फील्ड है, उसमें लड़कियां ज्यादा होंगी, या मुख्तलिफ इस तरह की फील्ड है, जैसे कि साइकोलॉजी भी जो है बात करने की फील्ड है, तो उसमें लड़कियों के हवाले से लड़कियां जो है वो ज्यादा, उसमें उनके हवाले से पेरेंट्स का भी होता है कि भाई अच्छा ये एक अच्छी फील्ड है, इसमें चले जाते हैं। तो सही है। इस जैसे वकालत में लड़के ज्यादा होंगे, यस, तो लड़कियों को शायद इस तरह से ज्यादा इंकरेज नहीं किया जाता होगा कि आपने जाके वकील बने। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से कुछ फील्ड्स कुछ जेंडर्स के साथ जो है वो एसोसिएट इस तरह से हो चुकी है कि जो कि हालांकि उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। यानी कि एक औरत अगर वकील बन जाएगी तो वो क्या बात नहीं कर सकेगी, सही, को दलील नहीं दे सकेगी, या उसको हाफजा कमजोर होगा, तो इस तरह की तो कोई चीज नहीं है। तो एक लड़की बल्कि शायद ज्यादा अच्छी वकील बन सकती है। सही, शायद वो ज्यादा अच्छी बात कर सकती हो। ठीक है सलमान, आपकी वीडियोस को देखा गया, बहुत से लोगों ने, नौजवानों ने देखा, तो आपको जब पैगामात मिलते हैं तो आपको देखते हुए, लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने किताब लिखी तो मुझे देखते हुए लोगों ने कहा कि हम भी लिखना चाह रहे हैं, पैसे तो यहीं पे पूरे हो जाते हैं। मकसद हमारा नियत ही है ना कि कोई ना कोई इंस्पायरेशन ले। तो आपको देखते हुए जब आपको प्रेज किया जाता है या कहा जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो कैसा लगता है? मेरे ख्याल से उससे बड़ी खुशी, यानी पैसा अगर पेशेंट सबको कहे कि जी आप ये काम करें उसमें आपको पैसा मिल जाएगा, और दूसरी तरफ आपको ये कहा जाए कि ये आप काम करें इसमें आपको इज्जत बहुत मिलेगी, और इसमें आपको लोगों की तरफ से प्यार बहुत मिलेगा, और इस काम का एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा आएगा, तो मुझे अगर चूज करना हो तो मैं शायद दूसरे काम को चूज करूँ कि जिसमें एक सोसाइटी पे, क्योंकि मुझे ये पता है, जैसे मैं अभी भी जो वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी के वाले से, मुझे पता है कि शायद इसकी ऑडियंस कम होगी। एक शख्स डिप्रेशन, एंजाइटी, या ये तो फिर भी चले फेमस चीजें हैं, इस तरह के मसाइल कि जिनके नाम ही नहीं किसी ने सुने हुए। अब किसी को सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या बीमारी है या क्या मसला है इसके बारे में नहीं पता, तो जिसको मसला होगा वही ढूंढेगा वैसे। हाँ, जिसको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का जिसने नाम ही नहीं सुना उसको क्या पता। तो मैं जब ये कहूँ कि जी स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के ऊपर वीडियो देख लें, तो वो कोई शख्स तभी आएगा कि जिसको उसका पता है या फिर वो सर्च करते हुए पहुंचा कि जी मुझे इस तरह का मसला लग रहा है। यस। तो उसमें अब मैं ये सोचूं कि चले फिर ये काम नहीं करते, काम वो करते हैं कि जो कि देखा जाए, काम वो करते हैं कि जो कि जिसको ज्यादा, जिसके लिए चल के चला जाया जाए। मुझे वो चल से याद आया कि वो लाइक वो टिकटॉकर्स, उनका काम क्या है, कुछ भी नहीं है। लाइक मैं उनको डिच नहीं कर रहा है, तनकीद नहीं कर रहा। फिर मसला ये होता है ना कि हम इतना काम कर रहे हैं, लाइक साइकोलॉजी के ऊपर इतना काम हो रहा है, मोटिवेशनल स्पीकिंग इतनी हो रही है, अच्छा काम इतना हो रहा है, उसको नहीं देखा जा रहा। लाइक वो चल के, अब मैं वो एक गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम था, मैं वो चल कर गया हूँ बस, और मैंने एक वीडियो लगाई है, वो उसके ऊपर 1 लाख कुछ जो है व्यूज आ गए। तो मैंने कहा यार मैं 2-2 घंटों की जो पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ वो देख लो, ये ना देखो। अब वो कुछ भी नहीं है उसमें, लाइक एक सॉन्ग लगा हुआ है और वो चल कर गया, वो वायरल हो गया। इसका मतलब अवाम ये देखना चाहती है। आपकी खूबसूरती का रोल है, एक खूबसूरत लड़का जो चलते हुए जा रहा है, मैं ये चाह रहा था कि ये मेरी तारीफ। नहीं, मुझे पता है आपने ग्राउंड जिस तरह से बनाई है ना, समझ गया आपने ग्राउंड बनाई है, तो उसमें यार हम एक दूसरे को समझते हैं, जुमला बनता ही था, हम एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कम्प्लीमेंट। मैं असल में चाह रहा था कि बड़ी देर से सलमान की तारीफ कर रहा हूँ, मेरी होने रही है। मैंने यार जोक्स अबाउट मजे की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूँ कि इसकी जानिब आए कि ये जो हम बात कर रहे थे कि वो मोटिवेशन और ये जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह से विरासती चीज अगर आपको कहीं से मिली है ना, मरोसियत का अगर अमल दखल है कहीं पर, वो आपने बड़ी प्यारी बात की कि वो पुश मिल गया है बस, लेकिन आपने काम अपना करना है। लाइक आपने सवाल, और ये डिबेट भी बहुत बड़ी है, यानी कि साइकोलॉजी में बहुत बड़ी डिबेट है कि नेचर वर्सेस नर्चर। यस, कि नेचर का रोल होता है किसी चीज में या नर्चर का रोल होता है, क्योंकि बड़े बड़े इस तरह के बिहेवियरिस्ट आए या लोग आए, तो एक
17वीं सदी की एक शख्स थे, जॉन लॉक। तो वो फिलोसफर थे। तो उन्होंने कहा कि जी एक बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट है। अच्छा। और उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसका जो दिमाग है उस तरह से कि वो ब्लैंक स्लेट है, उसके ऊपर आप कुछ भी राइट कर दें तो बच्चे को सिखाया जा सकता है। फिर जेबी वॉटसन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी आप मुझे बच्चे दें और कोई भी बच्चा सेलेक्ट करके आप मुझे दें, तो आपने जैसा बनाना होगा उसको हम बना देंगे। सही। तो ये जो सोच है बहरहाल मौजूद है कि जिसमें कहा जाता है कि जी पीछे का कोई रोल नहीं है, एक इंसान को जिस तरह से भी ट्रेन किया जा सकता है वो ट्रेन हो सकता है। सही। तो उसमें दोनों चीज़ें जो है मौजूद है। मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें तो दोनों का शायद इक्वल रोल है, या ज़्यादा रोल जो है वो नेचर का भी होता है। उसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको पता है कि यार इसको लेकर चल रहे हैं और इसको अगर फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं कि अगर एक किसी के बाप के साथ शक्ल मिलती है, मदर के साथ शक्ल मिलती है, या इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो उसमें आदात भी जो है जैसे कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं साइकोलॉजी की, तो आप जब इसको भी स्टडी करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है या मुख्तलिफ इस तरह के मसाइल हैं, तो वो जीन्स का उसमें, यानी आप कोई भी इस तरह की नफसियाती बीमारी उठा के देखें तो उसमें एक बड़ी कॉज जो मिलेगी वो जीन्स मिलेगी कि पीछे फैमिली में रन हो रही थी चीज, पिछले फैमिली में चल रही थी। तो बहरहाल आप किसी एक चीज की तरफ टिल्ट नहीं हो सकते कि कोई बच्चा सीखेगा तो वो सिर्फ नेचर से उसने वो चीज़ें लर्न की होंगी, अपने पेरेंट्स से चीज़ें जो हैं वो आई होंगी, या सिर्फ अगर वो सीखेगा तो सोसाइटी से सीखेगा। दोनों चीज़ें साथ साथ ही। सलमान, आप ये जो अब आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये पाकिस्तान में करने का इरादा है या बाहर जाने का इरादा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो है ना वो जाने, मेरी इसके ऊपर बड़ी डिफरेंट सोच है। अच्छा। और वो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुंचे भी। ठीक है। कि यानी कि बाहर जाने का मुझे आज तक, यानी मुझे लगता है कि शायद फाइल ना कर सके कि बाहर क्यों जाना चाहिए। यानी कि बाहर जाके हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बाहर जाके जब काम कर रहे होते हैं तो यूजुअली अपनी फील्ड्स में काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही है। एक बंदा जो कोई साइकोलॉजिस्ट है वो जब बाहर जाएगा, उसने डिग्री आगे करनी भी है, तो साथ उसको बाहर जाके पता लगेगा कि साइकोलॉजी की तो जॉब नहीं होगी वहाँ पे शायद। फिर उसमें पे अगर होगी तो वो कम होगी बनिस्बत एक ऐसे काम के जैसे कि उबर अगर कोई बाहर जाके चलाता है या बाहर जाके कोई रेस्टोरेंट के ऊपर काम करता है, उसकी ज्यादा पे है। सही। तो बाहर जाके आप अगर पैसे के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसमें आप कभी भी अपनी फील्ड में काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर का रूल इस तरह का है, हिसाब इस तरह का है कि जिसमें कोई एक जगह पे बैठ के जो काम करना है उसके शायद पैसे कम है, और बाहर जो एक मेड आती है किसी घर में तो वो 1-1 घंटे का बड़ा बड़ा पैसा ले रही होती है। तो वहां पे जाके आपको फिर एक तो फील्ड भी चेंज करनी पड़ती है, फिर वहां पे जाके आप एक तो अपना मुल्क छोड़ रहे होते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ रहे होते हैं, इन चीजों को छोड़ रहे होते हैं, और वहां पे जाके आप एडॉप्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ नई चीजें। फिर उसमें जो आप पैसा कमा रहे होते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। उधर बहुत ज्यादा है, और उधर आपको टैक्स देना भी पड़ना है। ऐसा ही है। ये नहीं हो सकता कि जी आप टैक्स दें ही ना, बच जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बच जाता है, जैसे यहाँ पे बच जाता है। तो वहां पे आपने टैक्स देना ही देना। उसके बाद आपके पास पीछे बचते ही नहीं इतने कि जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कहें कि जी मैं सेविंग करूंगा, लाइक लग्जरी लाइफ, और घर भी भेज रहे हैं या मामला जैसे आगे। ठीक है। तो कोई 1-2 पॉइंट ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आके फिर मैं भी खामोश हो जाता हूँ कि अच्छा है ठीक है। जैसे वो कि अक्सर लोग कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ बाहर ज्यादा है, तो वहां पे आके ये वाकईतन जो है ना कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर जैसे कि एक शख्स से बात हो रही थी, तो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि जी चले सारी बातें मान लेते हैं कि बाहर पैसा भी नहीं है, बाहर जाके सुकून भी नहीं है, नेचर जो आपकी अपना मुल्क है वो भी छोड़ गया, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में आप क्या कहेंगे कि बाहर जाके कोई आपके साथ कुछ गलत कर नहीं सकता, और बाहर आपके साथ आपको कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बोल सकता, कोई वहां पे रेसिज्म का काम करे तो आप कानून उसके ऊपर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। कोई चोरी करे तो हाथ उसी वक्त, हाँ, उसके बाद रेप के जो केसेस निकलते हैं उसी वक्त, कोई भी जो केस है उसमें आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। तो ये जो चीज है ये बहरहाल मौजूद है, और हमने जो है वो मिलके अगर हम यानी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को हमने बेहतर बनाना है, तो उसमें मेरी ये भी सोच आती है कि जी हम बचपन से आप भी मैं भी सुनता आया कि इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों को संभाल कर हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। तो वो आज अगर मौका मिल रहा है तो हम कश्ती को छोड़ के और दूसरे मुल्कों में जाके सेटल हो जाए। एक किनारे से लगाने की बजाय हम दूसरे किनारे को देखते हैं, तो हमने कश्ती संभालनी है। यस, कश्ती को छोड़ के डुबोना नहीं है। हाँ, दूसरी जगह पे नहीं जाना। डूब तो रही है, वैसे डूब रही है, बचाना भी तो फिर हमने ही। आप बचाना, रूल ऑफ लॉ एक बड़ा लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर तो डिबेट भी बड़ी हो सकती है, मेरा तो एक आपकी फील्ड भी है। ये डूबने वाली बात की ना हमने, आप बड़े एक्टिव देखे जाते हैं पॉलिटिकली भी, आप नजरियात के आप जो है ना वो बड़े जबरदस्त पक्के भी हैं, और सलमान की बड़ी जबरदस्त बात यह है
कि अगर ये किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे को जो ना डिच नहीं कर रहे, तंग नहीं कर रहे उनको, क्योंकि ये होता है, ये एक अच्छे पढ़े लिखे बंदे का जो है ना वो मकसद भी नजर आ रहा है, समझ लग रही है, तरबियत हुई है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है तो आप करें। लाइक यू डोंट हैव टू डिच देम कि यार मतलब उसको करेंगे फिर ही आप ये फाइनल कर सकते हैं, यही आपका मकसद वाज़ेह होगा कि इसको तंग किया फिर ये बढ़ाएगा, उसका जो मुकाम है वो तो है, हाँ। जो आप उसके साथ मिलकर करना चाह रहे हैं वो है, तो पीटीआई के हवाले से आप बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती है कि सियासी नजरियात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से रखनी चाहिए। यानी कोई भी किसी भी सोसाइटी में आप हैं तो वहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि जी आप कहें कि मैं कोई डॉक्टर हूँ तो मैं अगर कोई इस तरह का नजरिया रखता हूँ किसी स्पेसिफिक पार्टी का तो लोग आगे कहेंगे इसके पास डिग्री जाली है या इसको इलाज नहीं करना आता होगा। तो वो एक आपकी अपनी फील्ड जो होती है वो अलग होती है। यार वकील क्यों नहीं बने? मुझे साइकोलॉजी की तरफ, मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट होता है या कोई भी जो बात करने की फील्ड है वो फील्ड एक ही है। सही है। वकालत में भी आपने बात ही करनी है, साइकोलॉजी में भी आपने बात, सेम ही है, टीचिंग में भी आपने बात ही करनी है, ओके, एक सियासत में भी आपने बात ही करनी है। नजरिया हम शेयर कर सकते हैं, हाँ, खुल के, ठीक है। तो इन सारी चीजों में आपका यानी वो क्रिएटिव होना या क्रिटिकली चीजों को देखना, सही, या नए नए नजरियात के बारे में सोचना, तो ये सारी फील्ड जो है वो फिलोसफी भी हो गई या फिर जो भी सोशियोलॉजी है, तो सब में जो है वो बेसिक पीछे थीम एक ही है, सही, बात करना, चीजों को सोचना। तो उसमें पॉलिटिक्स में जैसे कि आपने बात की कि एक पार्टी के हक में होना, तो मैं खुल के इमरान खान साहब का मैं फैन भी हूँ, मेरे खान साहब लीडर भी हैं, वो टीचर भी हैं, और यानी बचपन से ही मैंने देखा, क्रिकेट का भी शौक था, तो पता लगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसका जो सरबराह है वो इमरान खान है। तो इमरान खान के वाले से मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें फाइनल के वर्ल्ड कप में वो शर्ट पहनी हुई है, शेर आगे बना हुआ है, और उसमें टॉस के टाइम पे वो जाके टॉस होती है, सही, और उसमें फिर खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी, हाथ को हिलाना, तो वो उस चीज से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो बचपन से वो जो एक साइकोलॉजी या मोटिवेशन वो वाली चीज भी मौजूद थी, क्रिकेट से भी एक दिलचस्पी उसमें मौजूद थी, और साथ सियासत में भी दिलचस्पी मौजूद थी। तो जब ये पता लगा कि कोई इस तरह का बंदा है जो कि इस काम में है, तो फिर खान साहब को ही सपोर्ट किया और उनसे सीखते भी रहे, और उनसे यानी कि मैंने बहुत सारे नजरियात जो हैं वो मैंने खान साहब से सीखे। बड़े ख्वाब देखना, या कोई अगर आपने सोच रखी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी ना करना, उसके ऊपर ये भी ना करना कि जी आप एक दफा हार गए हैं तो फिर पीछे हट जाना। तो इस मेरे लिए इमरान खान एक सियासतदान से ज्यादा एक टीचर है, सही, और वो एक लीडर है, और उसने लोगों को चीजें सिखाई हैं, नजरियात दिए हैं, लोगों को जीने के ढंग सिखाए हैं, और लोगों को बताया कि किस तरह आपने कामयाब होना होता है। तो ये बहरहाल एक चीज मौजूद है कि फिर उसमें यानी इमरान खान से एक जो मोहब्बत थी उसका इजहार भी बनता था। सही। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि जी ये किसी शख्स से आपको मोहब्बत है या आपको ये पता है कि जी कोई शख्स ठीक है, तो उसके ऊपर मुश्किल आई तो आप कि उसकी हुकूमत खत्म हुई तो आप ये कहेंगे जी अच्छा मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या मैं तो मोटिवेशन स्पीकर हूँ तो मैंने वो काम ही नहीं करना। तो मोटिवेशन स्पीकर जो होता है वो मेरे ख्याल से सियासत के ऊपर उसका होना चाहिए, यानी कि उसको क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक मोटिवेशन स्पीकर ने दूसरे को बताना है कि भाई आपने खुश रहना है। अब दूसरा शख्स अगर आपको ये आके जुमला दे कि भाई खुश कैसे रहें कि ये पेट्रोल महंगा हो गया, खुश कैसे रहें कि जी महंगाई हो गई, खुश कैसे रहें कि जी एक हुकूमत खत्म हो गई, खुश कैसे रहें ये हो गया, तो वहां पे आपने बहरहाल आपको जो है वो कोई ना कोई एक इस तरह की सोच रखनी चाहिए कि जिसमें आप दूसरे को बताएं कि भाई खुश इस वजह से भी रहना है, यानी कि एक मोटिवेशन स्पीकर जो है वो दूसरों को बताए कि हम क्यों पाकिस्तान में रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, क्यों जो है वो खुश रहना चाहिए, क्यों जो है पुरुमीद रहना चाहिए, क्यों बड़े ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि बहरहाल हर चीज़ में जो है पॉजिटिविटी आती है और जो है सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा हर जगह पे मौजूद होती है। तो वहाँ पे उसका सियासी नजरियात का रखना को मेरे ख्याल से गलत नहीं है। तो ये चीज़ बहरहाल रही कि इमरान खान साहब से मोहब्बत थी तो उनके हक में जिस भी लेवल पे काम किया जा सकता था, सोशल मीडिया के ऊपर जैसे मैंने हम पोस्ट कर सकते थे या फिर मैं शायरी लिख सकता था। तो शायरी सिर्फ इमरान खान की वजह से लिखी है या क्या? नहीं, तो आपके ऑफिशियल्स उनके ऑफिशियल पेज में जो है आपकी शायरी, हाँ, शायरी में दिलचस्पी मुझे पहले से भी रही, ठीक है, और कुछ जीन्स में भी, यानी वही शायरी म्यूजिक। तो उससे मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले मैंने पहली जो नज़्म लिखी थी 25 मार्च की लिखी थी, 27 मार्च को खान साहब का जलसा था, सही, उसके लिए, और वो थी अब सब मिलकर निकलो पाकिस्तान की खातिर। तो इस तरह की, तो वहां से वो फिर पीटीआई के पेज पे आई, तो उसके बाद फिर जब भी लिखा तो वो
यानी उनकी बड़ी मोहब्बत है कि वो पीटीआई के पेजेस के ऊपर भी आती हैं, लग जाती हैं, और खान साहब के हवाले से काफ़ी चीज़ें काफ़ी मशहूर हुई। तो ये जो चीज़ है वो मौजूद है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे होते हैं। आपका ये 9 मार्च के हवाले से क्या, 9 मार्च था या मई था? 9 मई था। 9 मई था, सॉरी। 9 मई के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? 9 मई के हवाले से यानी कि यही मौक़िफ़ है जो कि हर ज़ी-शऊर पाकिस्तानी का है कि एक तो वाक़यात नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, और मेरे ख्याल से हर शख्स जो है वो कंडेम करता है इस तरह के वाक़ये को, बाशऊर करता है। हाँ, हर कोई नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमारा है और इसकी बेहतरी का जो सारी जिम्मेदारी है वो भी हमारे ऊपर है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क में कोई इस तरह के वाक़यात हों तो उसको आप सपोर्ट करें, या आप चाहें कि कोई इस तरह की चीज़, कोई इंतशार वाली या कोई इस तरह की मुश्किल काम हो, तो उसमें एक्सट्रीमिज़म या कोई इस तरह की चीज़ जो है कि जिससे किसी का जानी या माली कोई इस तरह का नुकसान हो रहा है, तो वो तो बहरहाल कोई नुकसान है। हाँ, तो वो तो क्योंकि हमारे अपने ही पैसों की भी चीज़ें हैं, हमारे अपने ही मुल्क की चीज़ें हैं, फिर हमारी अपनी ही कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर आप उसमें कोई नुकसान उस चीज़ को पहुंचे तो वो कोई भी जो ज़ी-शऊर पाकिस्तानी है तो वो उसको कंडेम करता है। ठीक है, अच्छा, हमने बात की इमरान खान के हवाले से भी, हमने बात की दूसरी चीज़ों के हवाले से भी, तो हम जब ये देख रहे हैं कि सलमान अहमद अवान मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, इनके वालिद साहब भी काम कर रहे हैं, आपकी वालदा भी जो है उनके साथ होती हैं, देखी जाती हैं, तो एक तो वो सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं बात को इसलिए थोड़ा सा खींच रहा हूँ क्योंकि मेरा दूसरा कैमरा लग रहा है। तो बहरहाल सलमान अहमद अवान के पास जो है ना वो सिर्फ मौके ही नहीं थे, इसके पास पोटेंशियल भी था और वो जज्बा भी है, और वो था नहीं सिर्फ है भी। तो सलमान से मैं कुछ और भी बातें करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको बाउंड ना करूं कि मेरी ही बनाई हुई ग्राउंड्स मेरे, तो आपका जो दिल करता है आपने बोलना है। और मैं आपको अगर एक चीज़ कहूँ कि आपके वालिद साहब की एक स्टोरी जो है वो बड़ी वायरल गई थी और बड़े लोग उससे इंस्पायर हुए थे, अगर आप वो यहाँ पर सुनाएं कि लाइक वो हिजरत करके यहाँ पर आए और उसके बाद डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ उन्होंने लोगों को बड़ा मोटिवेट किया। फिर वो चीज़ सिर्फ उन्हीं में नहीं थी, वो चीज़ इनके बच्चों में भी आई। लाइक अली और सलमान को लोगों के लिए मशले राह बनते हुए ही देखा गया है। इन्होंने हमेशा खैर की बात की है, इन्होंने हमेशा लाइक देखे कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने चीज़ भी वो ज्वाइन की, चीज़ भी जो है वही चूज की जो कि लोगों के लिए बेहतरी का सबब बन सकती है। तो इस हवाले से भी ऐड कीजिएगा और वो स्टोरी भी सुनाइएगा। हाँ, तो फादर की 2 साल की उम्र में जो है वो पोलियो उनको हुआ। अच्छा। और 13 साल की उम्र में रेटिना डिटैचमेंट की वजह से आईसाइट का मसला हुआ। तो उनकी स्टोरी में यानी कि मेरे पास अभी भी वो डायरी की पिक्चर भी पड़ी है कि जिसमें उनके ने अपने हाथ से जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो उनकी एक डायरी थी। सही। तो उसमें अपना नाम और बाकी चीज़ें, मुख्तलिफ अशार अल्लामा इकबाल के, तो वो भी उसमें उन्होंने लिखे हुए। तो उसमें स्टोरी उन्होंने एक मतलब कहानियाँ लिख के भेजते थे रोज़नामा फूल में। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने कहानी जब लिख के भेजी थी तब तक तो नजर आता था, लेकिन जब वो छप कर आई तो उस टाइम तक फिर आईसाइट जो थी उसका वो मसला बन चुका था रेटिना डिटैचमेंट की वजह से। तो उसमें जो है वो मैंने जो उनकी ज़िंदगी से चीज़ सीखी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो एक तरफ जो है वो मुख्तलिफ काम आप कर भी सकते हैं। तो उनका जो वो एक मुकालमा है डिसेबिलिटी और एबिलिटी के दरमियान, कि जिसमें डिसेबिलिटी कहती है कि जो कि उस रात जिस रात ये हुआ कि दिन में एक मोहल्ले की खतून आई, उन्होंने आके मेरी दादी को कहा कि आप दुआ क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि मैं तो दुआ करती हूँ इसके लिए हमेशा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुआ ये करें कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनको अपने पास बुला ले, कि ये तो ना उठ के को पानी का गिलास पकड़ सकते हैं, ना कोई इस तरह का काम कर सकते हैं। तो और वो क्योंकि घर भी इस तरह के होते थे कि वो उसी कमरे में एक तरफ चारपाई पे मेरे फादर थे। तो वहाँ पे फिर वो जो एक स्टेटमेंट थी कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इसको अपने पास बुला ले, तो फिर उसके बाद जो थी ना वो मेरे फादर ने अपने ज़हन में यानी मुकालमा हुआ कि एक तो है डिसेबिलिटी, एक तरफ है एबिलिटी। तो डिसेबिलिटी ये कहती है कि तुम देख नहीं सकते, डिसेबिलिटी ये कहती है तुम चल नहीं सकते, एबिलिटी कहती है कि तुम सुन सकते हो, बात कर सकते हो, हाथ तुम्हारे सही हैं, तुम सोच सकते हो। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि कितनी चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर मेरे फादर ने जब सोचा कि ठीक है, मैं बात भी कर सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। यानी कि आप उस टाइम कैसेट्स का ज़माना होता था, रिकॉर्डर में चीज़ों को रिकॉर्ड करना। तो फिर उनको फ्लूट भी बजानी आती थी। तो फिर मोहल्ले के बच्चों के साथ इस तरह से डील हुई, जो उनके दोस्त थे, कि मैं आपको एक गाना सिखाऊंगा फ्लूट पे, और उसके बदले आपने क्या करना है कि चैप्टर मुझे रिकॉर्ड कर देना। वाह। तो वो इस तरह से चैप्टर को रिकॉर्ड कर देते थे
और मेरे अबू गाना सिखा देते थे। तो उसके इसी तरह से फिर पढ़ाई जो है वो चलती रही। फिर साथ मेरी जो फूफू हैं दोनों, तो उन्होंने भी साथ रिकॉर्ड कर देना। तो इस तरह से फिर वो पढ़ाई भी साथ चली। और उन्होंने एक दफ़ा टाइपराइटर लिया, तो वो जिस दुकान पे लेने गए तो उसको जब पता लगा कि एक बच्चा जो है वो ब्लाइंड है और उसके लिए टाइपराइटर लिया जा रहा है, तो उसने कहा कि जी आप क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, यानी कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो फिर यानी मेरी दादू जो थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेना तो है, तो लेके दिया। तो अब मेरे फादर को क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी थी, क्योंकि एक टाइम तक नजर आता था, तो उन्होंने जो मेरे दादा का जो टाइपराइटर था उसको भी देखा हुआ था, तो उनको पता था कि यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे डब्ल्यू होता है। तो दोपहर में लेके आए और रात तक उन्होंने वो जितने भी घर वाले थे उन सबके नाम टाइप किए। अच्छा। और उसमें फिर मेरे दादा ने उनको मुख्तलिफ जुमले बताए कि जी इसमें ये जुमला है जिसमें A to Z तमाम जो अल्फाबेट्स हैं वो यूज होते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर करके उन्होंने उस चीज़ को भी सीखा। फिर रेडियो के ऊपर मुख्तलिफ कॉल्स करते थे, वहाँ से भी रब्ता हुआ कि मेरी अम्मी से भी रब्ता हुआ। अच्छा। और उसमें ये हुआ कि मेरी मदर ने उनसे रब्ता किया और फिर कुछ बातें जब हुई तो ये पता चला कि अच्छा इनकी फैमिली में तो ये चीज़ है कि बहनों की भी शादी हुई है, पेरेंट्स जो है वो उनकी एज ज़्यादा हो गई है और बहनों की बातें चल रही हैं कि शादी उनकी होनी है। तो अभी कुछ अर्से बाद जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो अपने अपने घरों में चली जाएंगी, तो फिर उनके घर को कौन संभालेगा। तो मेरी मदर ने कहा कि मैं रिश्ता ढूंढती हूँ। तो मेरे फादर ने कहा कि आपको रिश्ता नहीं मिलेगा। तो मेरी मदर ने कुछ लोगों से बात की, कुछ जो लड़कियां थी जिनको जानती थी, तो उन्होंने तो वही चीज़ जो होना था कि माजरत कर ली। तो फिर मेरी मदर ने कहा कि मेरे ख्याल से मेरे घर से ज़्यादा आपके घर में मेरी ज़रूरत है। अच्छा। और इस तरह से फिर मेरी मदर ने फैसला लिया कि मुझे आपसे शादी करनी चाहिए। और इसी तरह फिर डॉक्टर सदाकत अली जो कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट और विलिंग वेज और इस तरह के मुख्तलिफ अदारे जो हैं तो उनके बानी और सरबराह, तो उनसे भी मेरे फादर की बात हुई। तो मेरे फादर ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि बेसिकली मेरे दादा जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद जो कुछ पैसे मिलते थे तो उसमें एक जो पैसे थे वो मेरे फादर के लिए उन्होंने उनको दिए कि आप इससे कुछ बिजनेस वगैरह करें। तो मेरे फादर ने डॉक्टर सदाकत को ये कहा कि जी मेरे पास कुछ पैसे हैं तो उसके से अगर कोई बिजनेस हो सके। तो उन्होंने कहा कि हमने आप बात अच्छी कर लेते हैं, एक बुक है 1 मिनट मैनेजर के नाम से, तो उसको हमने पब्लिश करवाया। ठीक है। तो वहाँ पे हम इश्तिहार अगर दे दें अखबार में और आपका नंबर दे दें तो उसमें आप ये करें कि उस जो बुक है वो सेल करनी है। तो वहाँ से फिर वो सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो वो पहले ही दिन या चंद दिनों में वो तमाम तरह जितना भी स्टॉक था वो मेरे फादर ने सेल कर दिया। और वहाँ से फिर जो है वो जाने का सिलसिला शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की होती गई। और मेरे फादर में क्योंकि स्किल्स मौजूद थी तो वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR की पोजीशन में है माशाल्लाह। और इसी तरह से फिर 2004 में रेडियो चैनल्स स्टार्ट हुए। तो मई में ही बल्कि उन्होंने मस्त FM 103 के नाम से एक चैनल स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे भी जब मेरे फादर गए तो काफ़ी स्टेज चल के LD प्लाजा में जाना पड़ता था। तो मेरे फादर गए तो उन्होंने कहा कि जी आपका तो बड़ी बेहतरीन आवाज़ है। तो मेरे फादर ने कहा कि कब फिर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी अभी अगर आप लाइव चले जाएं तो अभी आप लाइव जाएं। तो मेरे फादर जो थे वो घर से कैसेट्स में तमाम तरह वो जो सॉन्ग्स थे क्यू शीट जिसको कहते हैं तो वो लेके गए हुए थे। और उनको इतना यकीन था अपने ऊपर कि मैं जाऊँगा और वो मुझे कहेंगे कि जी आपने जो है वो अभी शो करें। तो उन्होंने कहा कि आप अभी शो करें। तो मेरे फादर पे वहाँ से उन्होंने शो स्टार्ट किया। अच्छा। तो उस टाइम उनकी मैनेजमेंट ने कहा कि हमने कुछ ही अरसे बाद नीचे शिफ्ट कर लेना। अच्छा। यानी कि आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं आना पड़ेगा। सही। जब हम ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ से फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरे फादर ने कहा नहीं मुझे कोई मुश्किल नहीं है, यानी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आऊँगा। तो वो फिर हुआ भी यही कि वो दिन और उसके बाद जब तक वो LD प्लाजा में रहा तो ग्राउंड पे तो कभी शिफ्ट नहीं हुआ। तो वो फिर मेरे फादर जो थे वो उन्होंने क्योंकि सोचा हुआ था कि जी ये इंतजार नहीं करना कि ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो तो मैं फिर वहाँ से जो है वो काम करूँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई मसला नहीं है। तो मेरे फादर से मैंने ये चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि उनको कभी भी कोई मुश्किल नहीं लगी। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से कम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो फिर वाकई तो नहीं कर सकता, मायूस भी नहीं हुए। हाँ, उन्होंने हमेशा जो है वो पॉसिबिलिटी की तरफ जो है ना वो उनकी सोच रही है कि काम हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये यानी बचपन से जो मैंने अपने फादर में देखी तो वो अभी भी मेरे में जो है वो यही चीज़ है नजर भी आ रही है। हाँ, कि मुख्तलिफ अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है तो उसको फिर आपने जो है वो करके दिखाना है। तो वहाँ पे कोई मायूसी या फिर ये इस सोच का आना कि ये काम नहीं हो सकता
तो वो जो है वो सही सोच नहीं है। सही नहीं, माशाल्लाह। वो देखिए डिसेबिलिटीज के साथ वो फिर मुकालमा आपने बताया, एबिलिटीज के साथ कंपैरिजन करना, उसके बाद उसको आगे लेकर चलना, ऐसे लोग जो हैं वो मुआशरे के लिए असल में मायने रखते हैं, असल में जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, और फिर वही चीज उनकी औलाद में भी नजर आए। तो सोने पे सुहागा कह लें या नहले पे दहला कह लें। तो बहरहाल बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी आपने सुनाई, और उम्मीद है कि इसको देखते हुए बहुत से लोग इंस्पिरेशन भी लेंगे, मोटिवेशन भी लेंगे। सलमान, आप का ताल्लुक पढ़ने लिखने से भी है, तो आप अपने आप को डेली मोटिवेट रखने के लिए कोई बुक्स पढ़ते हैं? बुक्स रीडिंग की तरफ मेरा को बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं रहा, ठीक है, शुरू से ही। मैंने दरमियान में ये हुआ कि जो है ऑडियो उसकी जो होती है ऑडियो बुक्स, तो उनको सुन लिया, लेकिन उसमें मेरा ज़्यादातर जो फोकस रहा है वो चीज़ें लर्न करने की तरफ, कोई एक बुक स्टार्ट की या उसको करने की तरफ मेरा को बचपन से बहुत ज़्यादा नहीं रहा। चीज़ें सीखी, वो सीखी मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें आर्टिकल्स भी हैं, उसमें बुक्स भी हैं, बुक्स की समरीज भी हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें मुख्तलिफ ज़ावियों से जब आप सीख रहे होते हैं तो ज़्यादा अपलोड होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक आप कोई एक बुक स्टार्ट करें और उसको वहाँ से आपने एंड तक लेके जाना है, और फिर एक ही फ़लसफ़े को आपने पढ़ना है, फिर किसी एक ही नज़रिए को और एक ही शख्स के फ़लसफ़े को आपने पढ़ना है। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि एक कोई आप अपना नज़रिया पकड़ें और उसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो स्टडी करें। तो उसमें आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि कौन से किस चीज़ के ऊपर आपने जो है वो सीखना है। जैसे मैं भी वीडियोस वगैरह जब बनाता हूँ जी, तो उसमें मेरा ये होता है कि मैं किसी एक जगह से को पढ़ के ये फाइनलाइज ना करूँ कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से होगी। आजकल तो किया भी नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि हर शख्स ने अपने जाविये से चीज़ें को लिखा होता है। तो मेरा ये होता है कि मैं अगर एक बात किसी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के ऊपर मैंने करनी है, तो वो ये हो कि कम से कम एक चीज़ जो है वो 4-5 मुख्तलिफ जगहों से उसको मैंने वेरीफाई किया, उसको आर्टिकल से या DSM जो है मैनुअल उससे, फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, साइकेट्री के पर्सपेक्टिव से जो है मैंने उस चीज़ को देखा हो कि अच्छा ये चीज़ वाकई इस तरह से है या नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कि मैं कोई इस तरह की बात कर दूँ कि जो कि बाद में पता लगे कि ये तो इस तरह से था ही नहीं, ठीक है। तो उसमें फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी चैलेंज हो जाती है, और आप जो है वो आप कोशिश करते हैं कि आप अपना जो है वो बेस्ट एक चीज़ को स्टडी करें, ठीक। तो उसमें फिर मेरा शुरू से ये रहा है कि एक चीज़ जो है उसको मुख्तलिफ नज़रियात से देखा जाए, मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए। मेरे लिए जो चीज़ 6 है वो आपके लिए 9 हो सकती है। यस। तो दूसरे के जो नज़रिया है उसको भी देख के और फिर एक जो है वो नजरिया जो है वो बनाया जाए। इससे बैलेंस भी होता है। हाँ, इससे बैलेंस है। आपकी फील्ड के हवाले से बात करते हैं, आप जो वीडियोस बना रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक चीज इसमें ऐड करता चलूं कि सलमान जो हैं वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत कम काम किया गया है। लाइक ये जो वीडियोस बनाते हैं उर्दू जुबान में, और अब इनके प्लान्स और भी हैं, लाइक हम वो ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, वो भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल इंग्लिश के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं। हाँ। अब स्लाइड्स लोगों ने बनाकर डाल दी, वो किसी को कोई लेक्चर उठा के लगा दिए, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बाकायदा तौर पर वो बहुत कम हुआ हुआ है, और मैं चाहता हूं कि उसको सराहा जाए, देखा जाए, चूंकि ये चीज जो है मेरे ख्याल से हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं पेश होती है। बिलफर्ज एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD और बहुत कुछ चीजें, वो फिट्स और ट्रोमाज, इस तरह की जो चीजें जिसके ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं, वो हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं वो लैग करती है या वो रिलेट करती है। तो बहरहाल उसके लिए आपको मुबारकबाद भी, आपके लिए बेस्ट विशेस भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अब अपनी फील्ड के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें लोगों को कि असल में हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर अगर हम करते हैं, छेड़ते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी है, उस हवाले से आपने जो काम किया है, आप क्या देखते हैं कि मुआशरे में एक तो एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ क्यों रही है, इसकी क्या वजूहात है, क्या सिम्टम्स हैं और इसका हल क्या है? अच्छा, ये आपने जिस तरह से शुरू में बात की कि मैंने जब ये देखा ना कि जैसे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम भी है, ये मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, तो उसमें इंग्लिश को बहुत ज्यादा किया जाता है और इंग्लिश को एक मेयार बना लिया गया है, ये कम्प्लेक्स बनाया गया है। हाँ, कि कोई शख्स इंग्लिश में अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कामयाब है, और किसी शख्स को इंग्लिश आती है तो इसका मतलब है कामयाब है। तो अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के करीब है, इंडिया की आबादी को 1.5 अरब है। इस तरह से बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान या मुख्तलिफ तरह के ममालिक जो हैं, वहाँ पे उर्दू हिंदी समझी जाती है। तो और वो जैसे कि बॉलीवुड फिल्म जो हैं वो भी इन ममालिक में देखी जाती हैं, और उनके लिए वो स्टार्स हैं शाहरुख खान या सलमान खान। तो बहरहाल 2 अरब के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनको उर्दू हिंदी समझ आती है, और दुनिया की जो टोटल आबादी है वो 8 अरब के करीब है। तो अब
हर चौथा इंसान जो है उसको उर्दू हिंदी समझ आती है, वो उसको उसमें बात कर सकता है, उसको सुन सकता है, समझ सकता है। फिर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती। चाइना को अगर आप देखें, कोरिया को देखें, जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें, रशिया को देखें और अरब ममालिक में देखें, तो एक बहुत बड़ी आबादी इस तरह की है कि जहाँ पे इंग्लिश को नहीं समझा जाता। सही। तो आपकी आधी से ज्यादा दुनिया की जो आबादी है वो इस वजह से निकल जाती है कि 2 अरब को तो उर्दू हिंदी समझ आती है, 3 अरब या 3.5 अरब को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो पीछे आप उन 3-3.5 अरब के लिए पूरी दुनिया में कंपटीशन चल रहा है, और जिसमें यहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं और वो इस सोच के साथ जाते हैं कि भाई उसी तरह से कामयाब हुआ जा सकता है। तो मेरी जो सोच रही है कि मैंने अपनी ऑडियंस को इस वक्त बनाया ही उन 2 अरब लोगों को है कि जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी के मसाइल मौजूद हैं। सही। और वो इसको समझना चाहते हैं, लेकिन उनको सहारा लेना पड़ता है इंटरनेशनल चीजों का, उनको सहारा लेना पड़ता है, इंग्लिश में वीडियो देखनी पड़ेगी। अब इंग्लिश में कोई टर्म आपको नहीं समझ आई, उसमें आप क्या करेंगे? इंग्लिश में अगर कोई शख्स, मैं यहाँ पे किसी बैठ के मैं कोई शख्स जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसको मैं बताऊं कि जी देखिए एक बीमारी है जिसमें ऑब्सेशन आती हैं और कंपल्शन होती हैं, तो लिहाजा इस बीमारी में ये चीजें करनी चाहिए, अब उसके ऊपर से गुजर जाएगी। वो कहेगा जी ऑब्सेशंस क्या होती हैं, वो कहेगा जी कंपल्शंस क्या होती हैं, वो कहेगा डिसऑर्डर क्या होता है, वो कहेगा जी ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं चीज़ को बताऊं इस तरह कि मैं कहूँ कि एक बीमारी है कि जिसमें वहम या वसवसे आते हैं और उसमें मजबूरी की हालत में कोई शख्स को काम करता है, और जब वो जिंदगी मुतासर होने लग जाती है तो इसको ओसीडी कहा जाता है, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, कि ताकि उस शख्स को वो वाकईतन चीज समझ आए। तो पाकिस्तान में जो काम हो रहा है या फिर मुख्तलिफ इस तरह की जगहों पर जो काम हो रहा है, वहाँ पे मेनली ये देखा जाता है कि स्लाइड्स हैं, बुक सामने रख ली है और उस स्लाइड को आप रीड कर देते हैं, या फिर जिस तरह से आप काम करते हैं कि जिसमें जो है वो बेसिकली इंग्लिश का ही काम है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं उस चीज को समझूं, पहले मैं खुद समझूं कि भाई डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है। सही। फिर उसके बाद मैं लोगों को बताऊं कि अच्छा ये है, और उसमें मेरी कोशिश ये भी है कि कोई कट भी ना आए उस बात में, कि ताकि किसी को ये दूसरा शख्स जो है वो उससे उसी दर्जे पे कनेक्ट हो कि अच्छा मेरे से बात की जा रही है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो कि कोई इस अंदाज से की जा रही है कि जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज है या कोई इस तरह से बात हो रही है। तो उसमें एक शख्स को लगे ये मेरे से हम कलाम होकर बात कर रहा है, मुझे बता रहा है कि ये मसाइल क्या है। तो जो आपने बात की डिप्रेशन एंग्जाइटी की, उसके सिम्टम क्या है, तो अगर हम उस वाले से बात करें तो डिप्रेशन जो है वो एक स्लो करने वाली बीमारी है। ठीक है। मतलब मेनली हम डिप्रेशन एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है काफी मशहूर नाम है। यानी किसी भी शख्स को किसी को घबराहट होती है तो वो कहता है मुझे एंग्जाइटी हो गई, किसी को उदासी होती है तो वो कहता है मुझे डिप्रेशन हो गया। ठीक है। तो अब इसमें जो है वो क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर हैं। अच्छा। जैसे DSM है जिसमें पैरामीटर है, उसी को पूरी दुनिया में माना जाता है, उसी को समझा जाता है और उसी को मुताबिक जो है डायग्नोज किया जाता है। तो डिप्रेशन में 9 सिम्टम्स हैं, जिसमें से 5 सिम्टम 2 हफ्ते तक एक इंसान में होने चाहिए कि तभी उसको कहा जाएगा कि इसको डिप्रेशन है। ठीक है। यानी ये नहीं हो सकता कि जी आज सलमान अहमद साहब जो है उनका थोड़ा सा डाली हुई है, आज मेरा कोई डिप्रेशन आ गया, हाँ तो नहीं, इस तरह से नहीं है। कम से कम 2 हफ्ते तक वो सिम्टम होने चाहिए। उसमें सिम्टम क्या होने चाहिए, अगर हम वैसे बात करें, सैडनेस ऑफ मूड, हर वक्त उदास रहना, रोने का दिल करना, रोने के बाद भी सुकून ना मिलना। फिर एनीडोनिया, यानी कि उन कामों में मजा ना आना जिनमें पहले मजा आता था। क्या कहा आपने ये? एनहीडोनिया। अच्छा। यानी कि एनही और डोनिया, यानी उन कामों में मजा ना आना जिनमें पहले आपको मजा आता था। ठीक है। कुछ शख्स क्रिकेट खेलने में उसको मजा आता था, अब उसको मजा नहीं आ रहा। किताबें पढ़ने में मजा आता था, अब नहीं आ रहा, यानी इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ, कि जिस काम में पहले मजा आता था। ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ चेंज आया है। ओके। फिर उसके बाद यानी नेगेटिव चेंज आया है। हाँ, मजा नहीं आ रहा। हाँ, मजा नहीं आ रहा। ओके। फिर खाना या तो बहुत कम खाना या फिर बहुत ज्यादा खाना। ओके। या तो बहुत कम सोना या बहुत ज्यादा सोना। इसी तरह से कंसंट्रेशन का ना होना, कोई भी काम करना तो उसमें कंसंट्रेट ना कर पाना। इसके साथ जो है वो लैक ऑफ एनर्जी का होना, फटीग का होना, थकावट महसूस होनी है, और कोई भी काम करने का दिल भी नहीं कर रहा, एनर्जी भी फील नहीं हो रही है कि जगह पे बैठे हुए। फिर उसके बाद स्पीच का जो रेट है वो मुतासर हो सकता है, यानी इस तरह के साइकोमोटर जो चेंजेस है वो भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद गिल्ट की फीलिंग आ सकती है, अपने आप को ब्लेम करना, दुनिया में कुछ भी सही नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। और जिस बल्कि मुझे से शेर याद आया कि मेरी दुनिया में कोई चीज ठिकाने पर नहीं, बस तुम्हें देख के लगता है कि सब अच्छा है। तो ये इस तरह से लगना कि मेरी जिंदगी में कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं है, और गिल्ट की फीलिंग का होना। तो उसके बाद फिर एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स का आना। अच्छा। तो ये 9 पैरामीटर्स हैं, इसमें से 5 पैरामीटर्स होने चाहिए एक इंसान में 2 हफ्ते तक, कि उसके बाद इसको, और उसमें जो पहले 2 पैरामीटर हैं यानी सैडनेस ऑफ मूड और एनीडोनिया, यानी उन कामों में मजा ना आना जिनमें पहले मजा आता था, तो ये जो है इनमें से कोई एक होना जरूरी है। ठीक। क्योंकि लैक ऑफ कंसंट्रेशन
ये बाकी चीजें जो हैं ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि जी किसी ने डिप्रेशन के सिम्टम्स कहीं पे पढ़ लिए और उसको आया कि जी मुझे मेरे में एनर्जी कम रहती है, या मेरे में अक्सर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है कम होता है, या मेरे में कंसंट्रेशन उस तरह से नहीं है, या मुझे नींद नहीं आती और मैं खाना जो है वो भी मेरा कम या ज्यादा है। तो कोई शख्स इस तरह से 5 सिम्टम बना के तो वो कहे कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया है, जबरदस्ती बना ले। हाँ, तो ये 5 सिम्टम यानी ये जरूरी नहीं है। और एक सिम्टम जो पहले 2 सिम्टम है उसमें से भी जरूरी है। सैडनेस ऑफ मूड होनी चाहिए, मतलब कंपल्सरी है वो। हाँ, या फिर एनीडोनिया, उनका मजा ना आना जिनमें पहले मजा आता था। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि अगले जो सिम्टम है ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमें सुनने वाले ने ये कह लिया कि ये सारी चीजें तो मेरे में है, तो वो जबरदस्ती का डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो अब इसका ये भी चीज बताए ना कि उनको जरूरी है कि वो जाके किसी से मिले। अच्छा, एक चीज ये भी समझने वाली है कि डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर जब ये किसी चीज का कहा जाएगा, किसी मसले के साथ कहा जाएगा, उसका मतलब ये होगा कि आप चीजें ऑर्डर में नहीं है। ओके, यानी कि डिसऑर्डर, हाँ, ऑर्डर डिस, ठीक है, हाँ, अब चीजें जो है वो जिंदगी मुतासिर हो रही है। तो कोई भी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो उसको डिसऑर्डर इस वजह से कहा जाता है कि इस तरह का मसला है कि जिसकी वजह से जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। अगर तो जिंदगी मुतासिर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि चीजें ऑर्डर में है। हल्की सी उदासी तो किसी को भी महसूस हो सकती है, ऐसे ही है, टेंशन किसी को भी हो सकती है, लेकिन उससे जिंदगी का मुतासिर होना ये जरूरी है। ये होना चाहिए कि आपका कोई शख्स ये ना कहे कि जी मैं जो है वो खाना पहले मैं 2 रोटियां खाता था, मैं 1 रोटी खाता हूँ, तो इससे क्योंकि उससे जिंदगी तो मुतासिर नहीं हुई। और इसी तरह से अगर एक शख्स जो है कोई हाथ धोता है तो वो कहे जी मैं हाथ धोता हूँ, तो इससे मुझे ओसीडी हो गई है, तो उससे वो इस दर्जे के ऊपर काम हो रहा हो कि जिससे जिंदगी मुतासिर हो, तो फिर आप उस दर्जे के ऊपर इलाज के ऊपर जाते हैं। लेकिन उसमें जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस तरह के मसाइल हैं उसमें बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसमें साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से रब्ता तो करना चाहिए। ठीक है, और उसमें फिर आपको चेक कराना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये मौजूद है और उसका इलाज किस तरह से करना है आपने। इसमें एक्सट्रीम लेवल क्या है डिप्रेशन का? सुसाइडल थॉट्स, और उसमें सुसाइड के वाले से आइडिएशन का होना, सुसाइडल एक इंसान का जो है वो उसमें ख्वाहिश होना कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अच्छा, हमारी ना इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, जब मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ पे बड़ी जबरदस्त एक चीज निकली कि इंसान खुदकुशी की जानिब उस वक्त जाता है जब मजमूई तौर पर मसलों ने घेर लिया हो, किसी एक वजह से वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, किसी एक वजह से वो खुदकुशी नहीं करता, मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें उसको घेरती हैं, तब वो जाता है इस लेवल पर। तो क्या ये सच है साइकोलॉजी की नजर में? अच्छा, साइकोलॉजी की नज़र में बिल्कुल जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं वो होते हैं और उसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है और मुख्तलिफ जो है वो मसाइल जो है उनको ट्रिगर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने जब बात की सेपरेशन एंग्जाइटी की, अगर हम उसके बारे में बात करें, या फिर PTSD के लिए तो जरूरी है कि इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसमें स्ट्रेसफुल इवेंट्स का बहरहाल रोल होता है कि अगर एक बच्चे ने, उसके पेरेंट्स में तलाक हो गई है या फिर उनके किसी एक लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो उसके बाद वो मसाइल ट्रिगर कर दिए, या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखा जाता है कि पेरेंट्स में अगर डाइवोर्स हो गई है या फिर किसी करीबी की डेथ हो गई है तो उसकी वजह से एक चीज़ जो है वो ट्रिगर कर गई। अभी जैसे हमने वो देखा एक बच्चा अमार फरूक, तो उसके मसले में भी कोई एक ट्रिगर बाहर से आया जिसकी वजह से कोई चीज़ जो है वो आपके ऊपर हावी हो गई। सेपरेशन एंग्जाइटी वो मेनली जो है उसको समझा जाता है कि आप किसी शख्स से बहुत ज़्यादा अटैच थे और उससे जैसे ही वो सेपरेट हुए आप, तो हाँ, तो वो जो है वो एंग्जाइटी और उसने आपके ऊपर यानी कि आपको अंदर से कमज़ोर कर दिया, और फिर कोई अगर बीमारी थी अंदर मौजूद तो उसने आपके ऊपर वो हावी हो गई। तो जिस तरह हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे तो उसमें जो एक्सट्रीम टाइप एक ये भी है साइकोटिक डिप्रेशन। अच्छा, यानी कि एक चीज़ है साइकोसिस। ठीक है, साइकोसिस में क्या होगा कि एक इंसान जो है उसको डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स, उसमें साइकोसिस भी देखने को मिलता है। तो साइकोसिस को अगर हम समझें, वो ये चीज़ है कि एक इंसान को अजीबोगरीब ख्यालात आएंगे। वो ख्यालात किस तरह के हो सकते हैं कि मुझे लोग मारना चाहते हैं, अच्छा मेरे खाने में जहर दिया जा सकता है, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इस वक्त सबकी नजरें मेरी तरफ हैं, सारे कैमरे मेरी तरफ फोकस हुए हैं, मेरे जहन में सोचें डाली जा रही हैं, या मेरी सोचें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, मेरी सोच कोई साथ वाला बैठा बंदा जो है वो पढ़ रहा है और मेरी सोच जो है ब्रॉडकास्ट हो रही है। इसी तरह से मेरी अभी एलियन से बात हुई है और एलियंस मुझे लेने आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह से मेरी जो बीवी है या मेरा जो शोहर है वो मुझ पर चीट कर रहा है और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये डिल्यूजन है, यानी कि कोई चीज उस तरह से है नहीं। डिल्यूजन, ठीक है, तो वो ये डिल्यूजन है। फिर एक चीज है हेलुसिनेशन। अच्छा, उसमें जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हैं और
आप और साथ कोई दूसरा शख्स बैठा हो और वो बातें कर रहे हो कि कल क्रिकेट मैच जो हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन आपको लगे कि वो कुछ और बात कर रहे हैं। हाँ, आपको लगा कि जो बात हो रही है वो मेरे मुतालिक हो रही है, मुझे मारने के मुतालिक हो रही है, डिल्यूजन है। ओके। लेकिन हेलुसिनेशन क्या है कि सामने को बैठा ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ये फर्क है इसमें कि डिल्यूजन ये है कि दो लोग बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं और आपको लगा मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे मारने की साजिश हो रही है। ये तो बड़ा हॉरर चीज है यार। अच्छा। और हेलुसिनेशन ये है कि सामने दो लोग बैठे नहीं हुए और आपको लग रहा है कि दो लोग बैठे हुए हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे मारने की साजिश हो रही है। या फिर क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया या जो साइकोट्रिक डिसऑर्डर है उसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान बैठा बैठा बातें भी कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरी उससे बात हो गई है, ये चीज जब बातें कर रहा है तो फैमिली को लगता है कि अपने आप से बातें कर रहा है। तो इसमें ये चीज मौजूद है कि अपने आप से बैठे बैठे बातें कर रहा होता है, हालांकि वो अक्सर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि दूसरा शख्स बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है। तखय्युल। हाँ, कि दूसरा शख्स बैठा हुआ है, उससे बातें हो रही है मेरी और यहाँ से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इमेजिनरी बनाया हुआ है, इमेजिनरी कोई शख्स बैठा हुआ है। ये क्या है? ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन है, ठीक है। हाँ, कि जिसमें कोई चीज बाहर मौजूद नहीं है। ओके। कोई एक्सटर्नली चीज मौजूद नहीं है, लेकिन वो एक इंसान को लग रहा है कि वहाँ पे आवाजें मौजूद हैं, पीछे कुछ 3-4 लोग जो हैं वो बैठे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, या इस तरह से मेरे बारे में डिस्कशन हो रही है, मुझे कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं। ये तमाम चीजें जो है हेलुसिनेशन में आती है। या फिर हेलुसिनेशन ये भी हो सकती है कि जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ तो मेरे ज़हन में जो ख्याल आ रहे हैं वही ख्यालात रिपीट हो रहे हो, कि उसकी आवाज आ रही हो मुझे, कि हेलुसिनेशन ये होती है, हेलुसिनेशन में मैंने अगली बात ये करनी है। तो जो भी मेरा ख्याल आ रहा है उसकी एक आवाज मुझे एको महसूस हो रही है। ठीक है। और फिर एक रनिंग कमेंट्री हो सकती है, जैसे डिस्टर्बिंग। बिल्कुल, ओके, बहुत ज्यादा। और इसमें रनिंग कमेंट्री में क्या हो सकता है कि इंसान को मुख्तलिफ आवाजें, कि जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे अचानक से आवाज आने लग जाए कि सलमान इस वक्त देखो बैठा पॉडकास्ट कर रहा है हुज़ैफा के साथ, सलमान के सामने एक माइक पड़ा हुआ है और मुझे वो आवाजें सुनाई दे रही हूँ। ठीक है, कि सलमान के आगे माइक पड़ा हुआ है, सलमान बातें कर रहा है, सलमान जो है वो भी उसने घर जाना है, सलमान के आगे कैमरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह की आवाजें एक इंसान को सुनाई देती हैं कि जिसमें वो जो काम कर रहा है एक रनिंग कमेंट्री उसके साथ साथ चल रही है कि देखो सलमान ये कर रहा है। तो नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल, और ये चीज साइकोसिस है। तो इसमें अब मसाइल भी आ सकते हैं। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में क्या हो सकता है कि एक इंसान जो है वो बातें बेरब्त कर रहा हो। अच्छा। कि हुज़ैफा अस्मी जो है उसके साथ मेरी पॉडकास्ट चल रही है, अमेरिका जो है वो काम ठीक नहीं कर रहा, WWE में जॉन सीना वापस आ गया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कल कप्तानी ठीक नहीं रही। तो कोई भी चीज जो है वो दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, बेरब्त बातें। ओके। तो एक इंसान बेरब्त बातें कर रहा होगा, वो जब बात करेगा तो एक चीज से दूसरी चीज के शिफ्ट हो रहा होगा, उसमें कोई कनेक्शन बात में मौजूद ही नहीं होगा। तो और उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में ये भी हो सकता है कि इंसान कहीं अरसा नहाए ना, या वो कपड़े पहने कि जी इंतहाई गर्मियां चल रही हैं और उसमें उसने जैकेटें पहनी हुई हैं, तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। या फिर वो एक जगह बैठा हुआ है और एक ही लाइट को देखता जा रहा है, वो एक कमरे में बैठा हुआ है तो वो पंखे को देखता जा रहा है, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड चीज है। तो ये जो है ये साइकोसिस वाली चीजें, यानी कि ये साइकोटिक जो है वो मसला है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइक बैठे हुए हैं, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हम कुछ सोचते सोचते आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, और सुनते सुनते मैं कहीं और पहुंची हूँ, लेकिन आंखें मेरी इधर ही, अगला बंदा भी समझ रहा है कि मुझे देखी जा रही है, लाइक मैं सोच कुछ छोड़ रहा हूँ, फिर अचानक से कुछ ऐसा होगा उसको याद आएगा कि नहीं मैं तो यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मुझे यहाँ पे अपने माइंड को भी लाना है। तो ये नॉर्मल चीज है? ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ठीक है, क्योंकि साइकोसिस में हम तब जाएंगे वही चीज कि एक चीज आपके साथ इतनी ज्यादा हो रही है, ये वो इस दर्जे के ऊपर हो रही है कि डिसऑर्डर है। यानी हम ये कि एक इंसान, हर बंदा हाथ धोता है, अब हाथ धोना मसला नहीं है, 2-2 घंटे तक हाथ धोना मसला है। धोते ही जाना जो है वो ओसीडी है। या फिर कपड़े चेंज करना अच्छी बात है, लेकिन दिन में आप 10-10 दफा कपड़े चेंज कर रहे हैं तो ये मसला है। एक दफा आपने गाड़ी को बंद कर लिया, और अक्सर ये होता है कि आपने बार बार लॉक किया और उसके बाद एक दफा देख लिया, तो ये चीज नॉर्मल है। लेकिन अब आप चले गए हैं अपने अंदर कहीं पे यूनिवर्सिटी में, और अब आप वापस आए हैं क्योंकि आपको सोचने कहा कि जी लोग तो हो सकता है खुला हो, आपने वापस आके चेक किया, फिर आप वापस मुड़े और आपको लगा कि हो सकता है मैंने खोल दिया हो, तो आपने फिर तीसरी दफा भी चेक किया, फिर उसके बाद आप जाके बैठे, फिर आपको सोचने कहा कि नहीं हो सकता है मैं खोल के आ गया हूँ। फिर तो जहाँ पे इस तरह के मामला हो जाएंगे, अब ये मसला है। वरना तो ये तमाम तर चीजें एक इंसान में मौजूद होती हैं, यानी केयरफुल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा केयरफुल होना के मामला ही खराब हो जाए, सही, ये मसले वाली बात है। तो परफेक्शनिस्ट होना और एक डिसऑर्डर के अंदर चले जाना, उसमें जो है वो बहरहाल एक डिफरेंस मौजूद है कि चीजों को अच्छा करना या उसमें जो है मसाइल की तरफ चले जाना। तो जो डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था, वो तीसरे दर्जे का जो डिप्रेशन है उसमें ये चीज देखने को मिलती है, सही, कि जिसमें साइकोसिस भी हो और साथ डिप्रेशन भी हो। तो उसमें फिर जो होता है वो एंटी साइकोटिक्स
जो है वो दी जाती है एंटी डिप्रेसेंट के साथ, वरना तो सिंपल एंटी डिप्रेसेंट होती है। तो ये तो थेरेपी करते हैं, ये क्या है? थेरेपी तो साइकोथेरेपी, यानी कि अगर एक शख्स जो है वो कंप्लाइंट भी है, लेकिन अगर वो कंप्लाइंट नहीं भी है, उसमें साथ मेडिकेशन चल रही है, तो उसके साथ साइकोथेरेपी जो है वो चल रही होती है, कि जिसमें आपको वो सही तरीके जिंदगी के जीने के वो सिखाए जाते हैं कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किस तरह से करना है, आपने कोई भी जो काम है जैसे कि वो उसके ऊपर कंट्रोल किस तरह से करना है। फिर आप की जैसे थेरेपीज वगैरह मुख्तलिफ इस तरह से होती हैं कि कोई शख्स जो है जिसको किसी चीज़ का फोबिया है, तो उसमें एक इंसान को जो है वो उससे थोड़ा सा वो दिखाया जाएगा कि अच्छा आपको इस चीज़ का फोबिया है या आप ये काम नहीं करना चाहते, तो आपको थोड़ा सा उससे एक्सपोज किया जाए और साथ आपको वो थोड़ा सा रिलैक्स रहने के तरीके वो जो है सिखाए जाए, या आपको एक्सपोज करते साथ जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज किया जाए कि एक ओसीडी के पेशेंट को जिसको गंदगी का खौफ है और वो यहाँ पे टेबल के ऊपर हाथ लगाने के बाद जो है उसको ये टेंशन लग जाए कि मैंने तो हाथ धोने हैं, तो अब उसको बताया जाए कि ये टेबल जो है साफ है, आपने इसके ऊपर हाथ लगा लिया, अब आपने यहाँ पे बैठ जाना है और आपने इसको धोना नहीं है। अब वो आधे घंटे में वो जो है वो एंग्जाइटी उसके अंदर मौजूद होगी, वो घबराहट रहेगी, लेकिन आधे घंटे बाद उसको पौने घंटे बाद लगेगा कि अच्छा हुआ तो कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीज़ है, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए आप उस मसले के हल की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ बातों के जरिए, थेरेपीज के जरिए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये थेरेपीज में आती हैं, कि जो कि एक साइकोलॉजिस्ट की डोमेन है, कि जिसमें CBT होती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, या फिर उसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, कि जिसमें आप चीज़ों को जैसे अभी आपने एक्सपोज किया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है फिर प्रिवेंट किया, तो ये जो चीज़ें ये थेरेपीज कैसे होती हैं। सलमान, आपने भी बात की थी कि लाइक वो उसको बता दिया गया कि अब ये ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद उसने कहा यार हुआ तो कुछ नहीं है, वो फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ये एक सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम सुसाइडल केसेस में देखते हैं कि उनको जितनी मर्जी काउंसलिंग कर ले लेकिन वो उस चीज से बाज नहीं आ रही। लाइक जिस तरह हम पहले भी ऑफ द कैमरा इस चीज के ऊपर बातें कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस के साथ में शेयर कीजिए कि एक तो एक्सट्रीम लेवल क्या है और उसकी कुछ नॉर्मल जो है ना वजूहात भी हैं कि मतलब ये सुसाइड के केस जुमरे में नहीं आ रहा, उस केस में नहीं आ रहा, तो उसके हवाले से जरा बताएं कि क्या सीन है वो। अच्छा, ये इस तरह से बचा भी जा सकता है। साइकोथेरेपी जो होती है ना, यानी कि इसमें जब आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें जो है मेडिकेशंस का जरूरत है, और ये मामलात हाल तब होंगे कि जब मेडिकेशन भी साथ ऐड की जाएंगी, ठीक है। तो उसमें मेडिकेशन से क्या होता है कि जैसे एक इंसान कंप्लाइंट नहीं है, कोई कंप्लाइंस शो ही नहीं कर रहा, तो जैसे कोई बाइपोलर का पेशेंट है, अब बाइपोलर में क्या होता है कि इंसान कभी एक एक्सट्रीम पे है तो कभी दूसरी एक्सट्रीम पे है, और वो कभी तो मेनिया में चला जाता है और वो ग्रैंडियोसिटी की सोचें आ रही हैं, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैंने जो है वो सब कुछ ठीक करना है, और 2-2 घंटे सो के भी इंसान में पूरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिस्की बिहेवियर है, और उसमें वो एक शर्ट लेने जाता है तो 10 शर्टें खरीद के ले आता है, फिर बातें बहुत ज़्यादा करता है, टॉपिक्स चेंज कर रहा है, ये सारे मैनिया की जो है ना वो चीज़ें। तो अब दूसरी तरफ डिप्रेशन होता है, तो एक इंसान उस दोनों की चीज़ों में दरमियान में है, तो अब एक मैनिक फेज के एक इंसान को आप सामने बिठा के और उसको कहें कि जी ये देखें चीज़ें आप सही नहीं कर रहे, तो वो तो पहले ही हवाओं में है, वो तो पहले ही उस ऊपर वाले लेवल के ऊपर तो वो तो आपकी बात मानेगा ही नहीं, और वो तो बैठेगा भी नहीं, वो तो आपकी बात को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराएगा कि आप हैं ही कुछ नहीं, मुझे सारा पता है। तो वहाँ पे आप फिर साइकोथेरेपी की बजाय बाइपोलर में देखा जाता है कि एक इंसान को मेडिकेशन दी जाती है, मूड स्टेबलाइजर, या फिर उसको अगर वो डिप्रेशन के फेज में है तो एंटी डिप्रेसेंट्स, तो जहाँ पे एक रिजल्ट नहीं आ रहा होता, यानी कि सुसाइड के केसेस में भी या मुख्तलिफ इस तरह के केसेस में जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज चली गई है और वो शख्स आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। और उसमें सुसाइड में यानी कि ये भी नहीं है कि किसी इंसान को एक दफ़ा सोच आई कि जिंदगी तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे बेहतर तो इंसान मर जाए, तो अब इसकी इंटेंसिटी और है, और किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट की उसकी इंटेंसिटी और है। तो डिप्रेशन में कोई एक कभी सोच आ गई कि जी लाइफ सही नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, बजाय इसके कि हम उसको कहें कि अच्छा देखें इसने मरने की कोशिश की है, तो वो एक सोच तो आप में भी आ सकती है, मुझ में भी आ सकती है, किसी भी शख्स में आ सकती है, लेकिन जो कि नॉर्मल नहीं है, और वो एक डिप्रेशन में जाने का एक बहरहाल सिम्टम जो है वो तो है। तो इसमें मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो है वो जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता जाता है। जैसे डिप्रेशन को भी एक आप थोड़ा सा हल्के लेवल का डिप्रेशन, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन, फिर उसके बाद थोड़ा सा सीवियर लेवल का डिप्रेशन, तो उसके लिहाज से एक इंसान जो है साइकोलॉजी जो है वो देखता है कि अगर तो उसको मैनेज किया जा सकता है तो साइकोथेरेपी के जरिए मेडिकेशन की जरूरत ही ना पड़े, अगर मेडिकेशन की जरूरत है साथ मेडिकेशन ऐड कर लीजिए,
अगर ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत है तो मेनली मेडिकेशन को रखा जाए और फिर साथ साथ साइकोथेरेपी चल रही है। ठीक। तो इस तरह से अप्रोचेज जो है वो चेंज होती रहती है। सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड करूँ, अगर कि एक मुसलमान के लिए क्या ये चीज देखी जा सकती है कि वो एक इस्लाम से थोड़ा सा दूर हो गया है, तो वो फिर उसको इसलिए नहीं समझ आ रही है कि खुदकुशी जो है वो एक हराम चीज है। अच्छा, ये जिस तरह के जो नफसियाती मसाइल हैं ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह फिजिकल मसाइल हैं। ठीक है। कि जैसे एक इंसान जो है उसको हार्ट का मसला होता है, जैसे कि इंसान में डायबिटीज होती है, जैसे कि इंसान को ब्लड प्रेशर का मसला है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का मसला है। ठीक है। तो उसमें भी देखने को तो चीज ये मिलती है कि कोलेस्ट्रॉल एक चीज है जो कि कम ज्यादा हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, इंसुलिन जो है वो उसका जब मसला बना तो डायबिटीज हो गई। इसी तरह से ब्रेन में केमिकल्स हैं, तो वो क्योंकि उसके हालात मौजूद हैं, उसको देखा जा सकता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है कि आपने भाई टेस्ट कराया तो शौकत खानम चुगताई से कहीं से रिपोर्ट आ गई और फिर पता लग गया कि इसका चीज का ये लेवल है। तो इस वजह से हम शायद उसको कंसीडर करते हैं कि ये मसला है। नफसियाती मसला भी उस तरह से, जैसे मैं अगर हुज़ैफा अशरफ से पूछूं कि हुज़ैफा भाई मोहब्बत होती है या नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे? होती गुस्सा आता है, किसी पर हमदर्दी आती है, होती है, बल्कि अंदर दुख वो भी है, तरस आना होता है, खौफ आना वो भी है, ये सारी चीजें। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मोहब्बत का, यानी मुझे हुज़ैफा से कितनी मोहब्बत है नहीं है, हम नहीं बता सकते। इसको किसी दर्जे के ऊपर पैरामीटर नहीं है कोई। हाँ, कोई आला इसका मौजूद नहीं है कि जिसको बता दे कि जी इसको 92% मोहब्बत है। यस, नहीं। कोई शोहर अपनी बीवी के वाले से या बीवी अपने शोहर के वाले से नहीं कह सकती कि जी इसको आप चेक करके बताएं कि इसको 85% मोहब्बत है, 87% मोहब्बत है। ये मुझे क्लेम करता है कि मुझे 87% है, मुझे लगता है 85%। तो इस तरह की कोई चीज बहरहाल मौजूद नहीं है। लेकिन ये उस तरह से है जिस तरह की तो नफसियाती मसाइल भी जो है इस तरह से होते हैं। तो ये अक्सर समझा जाता है कि जो नफसियाती मसाइल हैं सिर्फ उसमें ये चीज है कि वो मजहब की दूरी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। या वो मजहब की दूरी की वजह से ही होते हैं। सही। तो ये इस वजह से नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे मसाइल जो हैं वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, उसमें कोई हम उसको ये नहीं कहते कि जी ये मजहब से दूरी होगा, तो उसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके इलाज में जिस तरह से दूसरे बीमारियों के इलाज में हम कहते हैं कि अल्लाह पाक का जो कलाम है उसमें शिफा है, बिल्कुल, और उसमें जो है वो बेहतरी है और उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उससे काफ़ी मसाइल हल होते हैं। तो इस तरह से नफसियाती जो मसाइल हैं उसमें भी जो उसकी ट्रीटमेंट है या उसकी जो इलाज है उसमें बेहतरी आ सकती है इस चीज़ से कि आप जो है वो मज़हब के करीब आएँ या अल्लाह के करीब आएँ। तो उससे इलाज में तो हम कहते हैं कि मदद मिल सकती है, लेकिन वो उसके होने में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते या लेबल नहीं कर सकते कि हुज़ैफा साहब को कोई मसला हुआ तो ये मज़हब से दूरी की वजह से होगा, या फिर किसी शख्स को सलमान अहमद वान को ये मसला हुआ तो इसका मतलब ये है कि शायद ये मजहबी नहीं है या शायद इसका जो है वो सही नहीं है काम। तो लेबल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से दूसरी बीमारियां हैं उस तरह से ये बीमारी है। सही। जिस तरह से दूसरी बीमारियों में मदद से करीब होने से जो है वो बेहतरी आती है, इस तरह से इस बीमारी में भी आती है। ठीक। अच्छा सलमान, आप क्या समझते हैं कि जो फैमिलीज के प्रेशर होते हैं या अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स अगर बात करेंगे, जो पार्टनर्स के प्रेशर होते हैं, लाइक यूं ना हुआ तो यूं हो जाएगा, ऐसे ना हो तो ऐसे हो जाएगा, लाइक तुम घर बात कर लो वरना मेरी खाला की बेटी ने रिंग पे ना दी तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। फैमिली वाले कहते हैं नंबर अच्छे ना आए तो जो है वो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, या वो कर देंगे। क्या आप ये समझते हैं कि वो प्रेशर किसी हद तक ठीक है? वो अगर एक्सीड कर गया तो वो भी डिप्रेशन के अंदर चल जाएगा। अच्छा, एंजाइटी जैसे जो है ना, तो एक शख्स किसी चीज की वजह से घबराता है। तो अब मेरा कल एक टेस्ट है और मुझे अभी शाम में घबराहट हो ही नहीं रही, तो मैं तैयारी नहीं करूंगा। ठीक है। घबराहट होगी तो मैं तैयारी करूंगा। मैंने कहीं पे एयरपोर्ट पर पहुंचना है और मुझे 2 घंटे पहले ये टेंशन होगी कि मैंने पहुंचना है, तो फिर मैं पहुंचूंगा भी और जल्दी पहुंचूंगा। सही है। लेकिन अगर मुझे घबराहट नहीं होगी तो मैं टाइम नहीं पहुंचूंगा। हाँ, तो इस तरह से जितने भी जो चीजें हैं कि अगर एक इंसान 23, 24, 25 साल का हो गया है और वो पैसे कमा ही नहीं रहा, तो उसमें कि जी मुझे फैमिली का प्रेशर है, तो वो प्रेशर जो होता है वो फिर एक इंसान को कामयाबी की तरफ, ठीक है, बाहर लेके जाते हैं। कोई किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और आप दोनों के सारा कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा हो और कोई प्रेशर भी ना हो उसकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, और वो कहे कि जी कोई मसला ही नहीं है, तो फिर तो आप उस चीज को बढ़ाते चले जाएंगे, फिर तो आपको रिश्ता भी नहीं भेजेंगे। तो वो जब ये कहती है कि जी पॉइंट आगे मामलात हैं, तो उससे जो है वो चीजें सोल्यूशन की तरफ भी जाती है कि आप अपनी फैमिली से बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी यहाँ पे मैंने शादी करनी है, और तो ये जो चीजें हैं ये एक लिमिट तक जिससे आपको बेहतरी आती है,
तो वहां पे तो ठीक है। लेकिन जब एक चीज से, एक लिमिट से तजावुज कर जाती है चीज, कि वजह पे कोई बगैर किसी वजह के परेशान होना, चीज पे परेशान होना, कि भाई मुझे खाना गर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, नहाना है मैंने पानी गर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कहीं पे मैंने जाना है तो मुझे उबर ड्राइवर, इन ड्राइवर मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं किसी के साथ मेरी बहस हो गई, हुज़ैफा अशरफ को मैंने बात कर दी, वो बुरा तो नहीं मान गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, अगर इसके ऊपर टेंशन लेने लग जाए आप, तो ये फिर मसला है। लेकिन एक जो टेंशन है एक हद तक ये ठीक है, लेकिन ये केयर करना है यार, कि मैं मतलब ऐसी कोई बात ना कर दूं जिसको बुरी लग जाए, लेकिन इसकी ज्यादा टेंशन लेना नहीं है को। और चीज है तो एक हद तक जो चीज है उसे बेहतरी आती है, ठीक है। एक हद से ज्यादा जो होते हैं वो मसाइल बन जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम लास्ट की जानिब चलते हैं, इख्तिताम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मेरे पास ना चीज़ें बहुत सारी हैं ज़हन में भी, क्योंकि आपके साथ तो बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमने ऑडियंस का भी ख्याल रखना है, वो हमें देख लें हम। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपका जो थंबनेल आएगा ना, आपकी तस्वीर आएगी तो वो लोग भागे भागे आएंगे देखेंगे, और जो टॉपिक्स आपने एक डियो हो गई आपकी देख लेते हैं फिर उसको भी। बहरहाल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करें, चूंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एजुकेशन सिस्टम को आप और आपकी फैमिली ज्यादा अच्छे से जानती है बनिस्बत के दूसरे लोगों को जो कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे आया के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सही तालीम मिल रही है, उनको सही जो चीज़ें मुहैया की जानी चाहिए अब वो की जा रही हैं कि नहीं। तो आज का एजुकेशन सिस्टम, उसमें कहाँ कहाँ बिगाड़ है और कहाँ कहाँ बेहतरी है और कहाँ कहाँ बेहतरी आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे यानी अगर तुम करिकुलम की बात करें जी, तो हम मैट्रिक तक तो एक बच्चे को ये बताया जाता है कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सीपीयू क्या है, तो दुनिया चलेगी बहुत आगे चली गई है, हम वो उसी में फंसे हुए। अब एक जो है वो 6th क्लास का बच्चा भी जिसको चैट जीपीटी का पता है, उसको पता है कि जी किस तरह से एआई काम कर रहा है, वो बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेता है तस्वीरों का, उसको ये भी पता है कि जी आवाज़ को किस तरह से बेहतर बनाना है, उसको तमाम तो चीज़ें आती हैं। तो अगर उसको 6th क्लास के बच्चे को अगर ये चीज़ें पता है और उसको 10th क्लास में बताया जाए कि देखिए ये कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है, तो ये बहरहाल जो है वो इंसाफ तो नहीं है। तो करिकुलम में या सिस्टम में पढ़ाने के तरीके में जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रिसर्चेस वगैरह वो ये भी बताती हैं कि बच्चा ज़्यादा बेहतर सीख सकता है अपनी ज़बान में, ठीक, जिस ज़बान में उसको पढ़ाया जाए, सही, या जिस ज़बान में वो बातें करता है। तो यहाँ पे हमें एक बच्चा जो है वो घर में पंजाबी बोलता है, सोसाइटी कहती है उर्दू बोलो, वो स्कूल में जाता है वो कहता है इंग्लिश बोलो, ठीक है, वो आगे हालात देखता है तो वो कहता है कि चाइनीज सीखनी चाहिए। तो बहरहाल जो है बंदा यहाँ पे आकर फंस गया। सिस्टम में जो है इस तरह की चीजें मौजूद है कि जिसमें आपको यही नहीं पता लगा कि अभी तक कि हमने कौन सी जुबान जो है उसमें बच्चों को पढ़ाना है या कौन सी जुबान जो है वो होनी चाहिए। तो इस चीज में बहरहाल ये जो चीजें हैं ये मौजूद है। ठीक है। अच्छा, आप जैसा जब शख्स मेरे सामने बैठ जाता है ना तो मुझे 360 घूमना पड़ता है, क्योंकि आप मल्टीपल पर्सनैलिटी हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं जो है ना वो कभी कुछ शुरू करता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि इंसान के पास जो भी स्किल्स हैं जिसके ऊपर भी अबूर हासिल करता है, माशाल्लाह इतनी सी उम्र में कर लेना बड़ी बात है। सलमान, आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे लिए भी आप इंस्पायरेशन है। आपको देखकर पता नहीं मैंने क्या क्या शुरू किया होगा। 2 डियो मैं करवा लूंगा इसे। बड़ा प्यार का रिश्ता है, बड़ा प्यारा ताल्लुक है। सलमान, पॉलिटिकली बात पहले हो गई थी, जी, पाकिस्तान को डूबने से बचाना भी है, जी। तो अब आप ये बताएं कि पॉलिटिकली सिनेरियो जो चल रहा है, जी, उसमें बेहतरी कैसे आएगी? मैं एक पहले जरा मैं कर लूं कि देखिए बेहतरी इस वजह से आएगी और इस तरह से आएगी कि अगर हुज़ैफा अशरफ जैसे लोग जो हैं वो आगे आएंगे, और आपका मैं खुद भी बड़ा फैन हूँ, और उसमें जो है वो अगर आप जैसे लोग आगे आते हैं पाकिस्तान में, आप जैसे लोगों की वजह से बेहतरी आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि आप खूबसूरत भी हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं एक दफा दोनों कर ले, दोनों हो गई, चलिए, थैंक यू सो मच। तो टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो बेहतरी जो है, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद होती है। वो ये एक सोशियोलॉजी में भी चीज़ है कि एक जो सिस्टम होता है जिसको स्टेटस को कहा जाता है, तो स्टेटस को के में से एक सोच निकलती है, ये जो इर्तिका की जो स्टेटस को में से एक सोच निकलती है जो कि उसे टकराती है। दोनों में आपस में टकराव होता है, फिर एक तीसरी सोच जन्म लेती है जिसके ऊपर सारे लोग मुत्तफिक हो जाते हैं, उसको स्टेटस को कह दिया जाता है।
फिर उसमें से एक नई सोच जन्म लेती है, और वो आपस में जब दोनों सोचें टकराती हैं तो फिर एक तीसरी सोच जन्म लेती है जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक होता है, जिसको स्टेटस को। तो बहरहाल जो इर्तिका है तो वो होता है इस तरह से ही है कि मुख्तलिफ आरा लोगों की होती हैं, और कोई एक राय के ऊपर सारे लोग मुतफिक हो जाते हैं, और वहां से उसको फिर स्टेटस को मान के फिर वहां से आगे चला जाता है। तो ये कहा जाए कि जी बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, बेहतरी हो ही नहीं सकती, तो ये सोच जो है मायूसी की सोच है। पाकिस्तान जो है वो 1947 14 अगस्त को हमें मिला था, उसको बनाना जो है वो हमने बनाने की जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं कह सकते आप कि पाकिस्तान बना था या पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान जो है उसको बनाने की जिम्मेदारी हर फर्द के ऊपर है जो कि पाकिस्तान में रहता है, और जिसका जीना बनना इधर है, जिसके मफादात पाकिस्तान के साथ हैं, जिसने इधर ही रहना है, जिसने अपनी नस्लों को भी इधर ही देखना है, जिसकी नस्लें जो उसके आबाओ अजदाद हैं वो इधर ही रहे। तो वो जो जिम्मेदारी है वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी कोई एक सर्टन इस तरह का सेगमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है, वो किसी सियासतदान की जिम्मेदारी है या किसी इस तरह के शख्स की जिम्मेदारी है। वो हर फर्द की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हुज़ैफा अशरफ जो काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभा रहे हैं। आपका जो काम है कि आपने सोसाइटी में कुछ बेहतर जो है वो कंट्रीब्यूट करना है, तो आप करें। सलमान रमज़ान की जो जिम्मेदारी थी उसका सलमान रमज़ान को एहसास हो गया मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह से 25 करोड़ लोग हैं, अगर हर शख्स भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आ सकती है। नहीं, मुश्किल काम है हर किसी को ना, लाइक आई एम डूइंग दिस बाय माय पैशन, मेरा जज्बा है मेरा। अब हर किसी को मुहिब्बे वतन आप नहीं करार दे सकते, और कोई है भी नहीं, उनको बस ठीक है प्लेट में मिला था तो हम उसी में से खाएंगे, बस ठीक है। बस ये सोच इमरान खान दे रहा है। हाँ, वो दे रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता। मतलब आप पहले भी कहीं ना कहीं बोल गए, शौकत खानम का भी जिक्र इसीलिए किया था। चले सलमान, चुगताई का भी जिक्र किया था। चुगताई मैंने वो देखे, मैंने तो क्रिटिक वे में कहा ना, मैंने तो ना वो जिक्र करना, चुगताई का जिक्र नहीं करना। सही बात, ओके हो गया। मुझे आप ये बताएं, जब आप दोबारा आएंगे? मैं आऊंगा, फिर मैं आप बुलाएंगे, फिर मैं यहाँ पे खत्म कर। आप बुलाएंगे? बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। मैं बुलाऊंगा। नहीं, आपका अपना घर, आप जब मर्जी आए, आपका अपना स्टूडियो है, आप मुझे मैसेज करें, मेरा दिल कर रहा आने को, हम जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। और अगर मैं मैसेज के बगैर आ जाऊँ, दरवाजे खुले, पूरे खुले हुए हैं, दिल के खुले हैं, तो दरवाजे बंद रखा के हालात ठीक नहीं है। ओके, तो सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया, आपका टाइम का शुक्रिया, और आपने जो तारीफें की वो मेरे लिए पता नहीं क्या है, बहुत कुछ है, मैं उनको ज़हन में रखूंगा। और आप जैसे लोग माशरे के लिए जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसमें अपना अच्छा किरदार निभा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सलमान जैसे और सलमान की फैमिली जैसे, मैं सलमान की फैमिली को बार बार इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि क्योंकि वो उनका एक बड़ा खूबसूरत किरदार है माशरे के लिए, तो इन जैसी फैमिलीज होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं ना कि हमारा घर का एक फर्द ही जो है ना वो कुछ अच्छा कर ले तो इट्स ओके, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी ने अपना अपना किरदार निभाना है। तो बहुत सी बातों को कवर अप करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये डिबेट्स ऐसी हैं जिनको खोला जाए, ओपन अप बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर दोबारा फिर बात करेंगे। तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, उसको बेहतर भी हमने करना है। तो मुझे इजाजत दीजिए, आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।